बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ हमारे दोस्त उमर सलीम साहब अमेरिका से हैं और हमारा जो दोस्त हमसे वादा कर लेता है कि मैं पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान के लिए कुछ रिकॉर्ड कराऊंगा तो फिर हम उसका पीछा नहीं छोड़ते और कोशिश करते हैं जब तक वो भाग ना जाए, हाथ ना जोड़ ले, हम उसको जो भी उसमें से हमें नॉलेज निकल सकती है वो मिले, क्योंकि हमारी जिंदगियों का एक ही मकसद है इस सारी एक्टिविटी को करने का। अदर देन बाकी जो हम ऑफ कैमरा जो काम करते हैं वो तो करते ही हैं। यहाँ पे मकसद ये है कि हम पाकिस्तान के लोगों को कैसे फायदा पहुंचा सकते हैं, हम अपने हिस्से की तब्दीली कैसे ला सकते हैं। मैं हर बार तब्दीली की बात करता हूँ कि जो तब्दीली हम ला सकते हैं हम वो तो लाएं, बाकी अब वो जिसे कहते हैं ना, बाकी अल्लाह अल्लाह के सपोर्ट। तो उमर सलीम साहब आज हमें सॉफ्ट स्किल्स पे बताएंगे, क्योंकि सॉफ्ट स्किल्स, ये मुझे बैक कैमरा भी, हमारी बैक रिकॉर्डिंग भी बात हो रही थी तो मुझे कह रहे थे कि जी वो तो 20-25 है, लेकिन मैं कुछ पे जो है वो फोकस करूंगा और मैं बीच में आपका ओपिनियन भी मांगूंगा ताकि एक्सचेंज ऑफ आइडियाज से भी तुम्हारे जो व्यूअर्स हैं वो देखें। तो उसमें मैंने इनको यही कहा कि मेरी कोशिश होगी कि ज़्यादा आपकी नॉलेज जाए, क्योंकि अमेरिका में इतने साल का एक्सपीरियंस आपका है, ऑडियंस मुझे तो सुनती ही रहती है, मैं तो अपनी जो ख्यालात हैं उनका इजहार करता हूँ, लेकिन फोकस इस पे मेरा यही होगा कि मैं अपना ओपिनियन थोड़ा सा दे के फिर आपकी तरफ वापस बॉल आपके कोर्ट में फेंकूं, ताकि हमें इनसाइट मिले कि एक आदमी जिसने मैनेजेरियल और हाई एग्जेक्टिव पोजीशन में अमेरिका में पहुंचा, फ्रॉम अ यंग इंजीनियर to at a high position in last 15 years, तो he should be sharing all his life stories and experiences के जिन्होंने उनकी जिंदगी में तब्दीली लाए। और मैं इस बात का बड़ा कायल हूं कि एक जुमला, माँ का पड़ा हुआ एक जूता, शादी करने वाली एक लड़की की एक की हुई बेइज्जती इंसानों की जिंदगियां बदल देती हैं। दो किस्म के लोग होते हैं, एक ढीठ और बेशर्म होते हैं जिन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, एक वो होते हैं कि जिनको बाप की एक गाली या बाप का एक जूता या खानदान में किसी एक का कहा हुआ जुमला बिल्कुल उनकी सही। जिंदगियों को तब्दील कर देता है और वो दुनिया बदल देते हैं। तो हमारी कोशिश, मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि मैं लूजर्स के लिए ये चीजें नहीं करता, मैं विनर्स, आई हेल्प विनर्स विन मोर। तो लूजर ने तो लूजर ही रहना, उसको तो कंप्लेंट से सारा दिन भरे रहना है। वो कहते हैं गवर्नमेंट भी नहीं सही है कि पाकिस्तान मुल्क भी नहीं सही है, रावी पानी भी कट गया है। अमेरिका में भी होंगे इसी तरह के लोग, वो कहते होंगे ना बिल्कुल है। बाइडन इज नो बिल्कुल। गुड, जब ट्रम्प बिल्कुल। था वो अच्छा था, ट्रम्प से पहले पिछला अच्छा था, उससे पिछले पिछला अच्छा था, अगला अच्छा होगा। बट दिस इज द वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ। और जो विनर होगा वो कहेगा टुडे इज द डे, आज सब अच्छा है और मैं आज ही करके दिखाऊंगा, इन्हीं सर्कमस्टांसेस में करके दिखाऊंगा। सो ये ओपनिंग स्पीच काफी लंबी हो गई। ओवर टू उमर सलीम बहुत साहब। खूबसूरत, नहीं जी, वेरी खूबसूरत। आपने हाइप अप कर दिया है। जजाकल्ला और खैर। मैं उसको थोड़ा सा हाइप अप को मजीद ऐड करूंगा कि ये वो बातें हैं जो डिफरेंस करती हैं किसी भी यूथ, किसी भी यंग बंदे की। बीइंग प्रोएक्टिव, थिंकिंग इट इज पॉसिबल, थिंकिंग चेंजिंग योर लाइफ इज पॉसिबल, थिंकिंग इट स्टार्ट्स नाउ, नॉट टुमारो, नॉट यस्टरडे। यस। आपने जो भी मिस कर दिया वो हो गया, बट थिंक इट इज टुडे, नाउ, राइट नाउ। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं वो उसको टेक्निकल जुबान में हम कहते हैं अपर लूपिंग, कि वो जिंदगी के बारे में अपर लूप में होते हैं कि मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ जिंदगी के अच्छे बुरे का। स्मॉल चॉइसेस लीड टू बिग डिसीजंस, बिग डिसीजंस लीड टू बिग आउटकम्स। और लोअर लूपिंग वो होते हैं जो मेरे साथ बड़ी बुरी हुई है, मैं ना चंगी नहीं हुई, मैंने दोस्त चंगे नहीं मिले, माँ प्यो मैंने चंगे नहीं मिले जी, मेरे भैन भरा सड़ते पड़ा भी। सिस्टम भी अच्छा मिला, जादू हो गया है, पता नहीं क्या क्या लोग बातें कर। और ये चीजें इनमें कंट्रीब्यूटर्स होते हैं, बट व्हाट कैन यू डू अबाउट इट इफ यू हैव नो कंट्रोल ऑन दोस थिंग्स, कि आपको माँ बाप कैसे मिले हैं या आपको दोस्त कैसे मिले हैं। तो डोंट वरी अबाउट देम, बी एन अपर लूपर गाय, फोकस ऑन थिंग्स यू सर कैन चूज। उनको पूछें, ओपरा विनफ्री के माँ बाप जाके देखें, उसका बचपन देखें, टोनी रॉबिन्स का बचपन, आप, हम इधर वो एब्सोल्युटली। रॉबिन नहीं, वो आप जरा जाके सर्च करें, किस कदर दुखों से भरा हुआ उनका बचपन है और क्या उन्होंने दुनिया को करके दिखाया। या उमर की इजाजत से मैं एक शेर कोट करूंगा, मेरा बड़ा फेवरेट शेर है, इल्लामा इकबाल साहब का है। तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं कि ये चार सू बदल जाए। अरे वाह वाह। तेरी दुआ है तेरी हर आरजू हो पूरी,
मेरी दुआ है तेरी आरज़ू बदल जाए। आरज़ू बदल जाए। That's what we are trying to do for the Pakistani community living everywhere. वैसे तो ये दुनिया के लिए है, लेकिन हम लोगों को ज़रा ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत है। मैं महसूस करता हूँ सर सैयद अहमद खान साहब का बड़ा रोल था। पाकिस्तान जो बना है वो बाई प्रोडक्ट था सर सैयद साहब की तहरीक है, ऐसा मेरा समझना है, मे बी टोटली रॉन्ग। अभी भी हम जो कोशिश कर रहे हैं एजुकेशन, एजुकेशन, सॉफ्ट स्किल्स, हम्म। फाइनेंस, एंटरप्रेन्योरशिप, ब्ला ब्ला ब्ला। ओवर टू उमर साहब, सर स्टार्ट करें। जी, अगेन स्टार्ट करने से पहले मैं आपके ही बात को ऐड करूंगा कि of course Pakistan is come first for us, you know, because we are Pakistani and giving back to where you got it from is very important, you know, part of giving back. ये आपकी एक अकाउंटेबिलिटी होती है कि यार मैंने कुछ किया है। लेकिन इसके साथ जो है बांग्लादेशी भाई, इंडियन भाई, कोई भी हाँ, हो, जो whoever, मेरा पैगाम है मोहब्बत जहां तक पहुंचे। जहां तक मेरी लाइफ में बहुत सारे मेंटोर, बहुत सारे कंट्रीब्यूटर्स जो इंडियंस थे, बांग्लादेशी थे, गोरे थे। सो जो भी समझ ले, जो भी इसमें से इस हेयर स्टॉक में से सुई निकाल ले, उसी की है। नहीं सर, मुझे भी बाहर बहुत अच्छे लोग इंडिया से मिले, सरदार कई मिले, कई हिंदू मिले, और उनसे हमने बड़ा कुछ सीखा। और जी। हम, और वो दे आर सो फ्रेंडली, हम्म। और वो आपको अप्रोच करते हैं। मैं बल्कि थाईलैंड में था, अपनी फैमिली के साथ था, तो उन्होंने फ्रॉम द पुणे देयर वाज अ ग्रुप ऑफ टीचर्स। सर उन्होंने हमारी इतनी रिस्पेक्ट वहाँ की, और उन्होंने द फोर्स अस टू डांस, उन्होंने गाना लगवाया हुआ था जो है वो इंडिया का, हम्म। और हमारे साथ उन्होंने तस्वीरें खींची और हमें इस तरह ट्रीट किया। हम तो एक फैमिली थे, वो कोई 20-25 का गैंग था। दे वर सो सपोर्टिव, हमें बड़ा अच्छा लगा। तो बिल्कुल। इंसान ही है ना, किसी कलर, कास्ट या रिलीजन का हो। यहाँ पे वो भी एक सॉफ्ट स्किल में ही आ जाएगा। हजरत इमाम अबू हनीफा से किसी ने पूछा कि बदनसीबी की इंतहा क्या है, उन्होंने कहा जहालत। थोड़ी देर बाद उनसे पूछा कि जहालत की इंतहा क्या है, तो उन्होंने कहा तासुब, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन टू ह्यूमन बींग्स क्या बात, ऑन क्या बात। एनी बेस। अगर हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं, इट मीन्स कि हम वर्स्ट इंसान हैं। हम्म। तो रिलीजन ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, अगले का इखलाक उसके साथ, हमारा काम है जो हमारे दीन ने हमें सिखाया। जी सर। बिल्कुल। लेट्स जी, बैक टू कम्युनिकेशन स्किल, सॉरी, सॉफ्ट स्किल्स। तो सॉफ्ट स्किल में पहली तो बात ये समझ लें कि ये आपको ही फायदा पहुंचाएंगे और आपकी ही जिम्मेदारी। किसी कॉलेज स्कूल में, हम पाकिस्तान में पढ़ते थे तो हमें कहते थे कि मैं तो खैर सरकारी स्कूलों और सरकारी यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, तो ये बड़ा होता था शायद यार बाहर के मुल्कों में ये बड़ा एनवायरनमेंट होती है। ऑनेस्टली स्पीकिंग कुछ लेपापोती जरूर होती है, लेकिन एंड ऑफ द डे सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप करना आपकी पर्सनल जिम्मेदारी है। उसकी इंपॉर्टेंस को समझना, कौन से स्किल जरूरी हैं, वो आपकी जिम्मेदारी है। उसके लिए क्या करना है, आजकल तो बहुत सेल्फ हेल्प है, मीडिया है, सोशल मीडिया है, मेंटोर्स हैं। लेकिन पहले सिर्फ बुक्स, जब मैं था, टोनी रॉबिन्स का आपने नाम लिया, ही वाज माय मुर्शिद। यू नो, आई समहाउ गॉट हिज बुक इन 1996 व्हेन आई वेंट टू सिंगापुर, माय फर्स्ट जॉब। तो वक्त पास करने के लिए एक बुक स्टॉल में गया, वहां से एक वो अवेकनिंग द जायंट, उसकी एक बुक थी। जी बिल्कुल, तो मेरे पास है उसने, वो किताब, पढ़ी वो हुई तो है। लाइफ चेंजिंग, वो इतनी मोटी बुक थी, वो तो लाइफ, अब तो वो इतनी मोटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसकी 5-5 मिनट की वीडियोस, उसी बुक की समरीज जो है वो यूट्यूब पे हैं। तो चाहने वाला कोई हो तो हम दुनिया भी नहीं देते हैं। तो अब कुछ ढूंढने वाला जाए तो चीजें तो बहुत हैं अब तो। लेकिन अब आते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं कि जी सॉफ्ट स्किल है क्या। ठीक है, अब ये तो आप खैर, उससे पहले मैं ये भी कहना चाहूंगा, आजकल ना सिर्फ टोनी रॉबिन्स की वीडियोस हैं, बल्कि पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी भाइयों के लिए बहुत कासिम अली शाह साहब जो है ना, बिल्कुल। हमारी अपनी जुबान में, उन्होंने वो जो सारा नॉलेज जो वेस्ट का था उसको लोकलाइज कर दिया है। ना सिर्फ उन्होंने सिर्फ ट्रांसलेट नहीं किया, उन्होंने उसको लोकल पर्सपेक्टिव, हमारी मिसालें, हमारे प्रॉब्लम्स, तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं वो। तो इंस्पायरिंग है। मैं देखता हूँ उनकी सारी वीडियोस तो नहीं देख पाता, लेकिन मैंने उनकी वीडियोस देखी हैं, आपके उनके साथ इंटरव्यूज भी देखे हैं, गुफ्तगू भी देखी है। मेरे तो वो जनाब मुझे बड़ा भाई क्लेम करते हैं। हाँ जी। कासिम साहब जी इज जी। यंगर देन अस, और वो ये कहते हैं कि जी मैंने दुनिया में सिर्फ एक आदमी को ये कहा है। मैं कह जी अब मेक श्योर रहें, मैं इतनी जगह रिपीट करूंगा कि दूसरे को कहने नहीं ठीक दूंगा। है। तो अब आते हैं सॉफ्ट स्किल्स की तरफ। लिस्ट तो बहुत बड़ी है। ठीक है, जैसे अभी ये कासिम साहब का ही डायलॉग मैं सुना हुआ था, किसी वीडियो में कह रहे थे कि वो
वर्ल्ड बैंक ने कहा है जी कि 20 स्किल्स की लिस्ट उन्होंने जारी की है कि जी अगले 20 साल में आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन फोकस ऑन टेक्निकल स्किल्स वर्सेस सॉफ्ट स्किल्स। तो सॉफ्ट स्किल्स जो है वो वर्ल्ड बैंक ने भी कह दिया है कि आपकी अपनी जिम्मेदारी है, आप उसको डेवलप करें। तो आज हम 20 की तो डिस्कशन नहीं कर सकते। मैंने चूज किए हैं जो 3 स्किल्स जो मेरी लाइफ में, मेरे प्रोफेशन में बड़े इंपॉर्टेंट थे। आप एक्टर हैं, आप सिंगर हैं, देयर विल बी स्टिल सॉफ्ट स्किल्स, बट आपको कुछ देखना होगा कि उसमें क्या है। लेकिन मैं मोस्ट ऑफ द प्रोफेशन, अगर आप किसी भी इंजीनियरिंग में है, सॉफ्टवेयर में है, इवन डॉक्टर है, तो आपको ये स्किल्स मेरे ख्याल में बड़े जरूरी हैं। नंबर 1 जनाब उसमें आता है कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, अब ये भी इतनी बड़ी एक बकेट है कि इसमें यू कैन फिट ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन इट। ठीक है, लोग, जब मैं पाकिस्तान में था तो मैं समझता था कि कम्युनिकेशन स्किल्स इज अबाउट बीइंग एबल टू डू पब्लिक स्पीकिंग, राइट? इट इज, बट इट्स ओनली अ स्मॉल पीस ऑफ इट। थोड़ा सा बड़ा हुआ तो समझ आई कम्युनिकेशन स्किल इज बीइंग एबल टू कम्युनिकेट क्लियरली, either verbally or in writing, to the other party and listen back. तो ये बड़ा कॉर्पोरेशंस में जब हमें ट्रेनिंग करवाते हैं तो उनकी जुबान में कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि इसे टू वे कम्युनिकेशन, यस राइट? आप पब्लिक स्पीकिंग ना भी करें, आप दूसरे को अपनी बात समझा दें और उसकी बात समझ लें। तो इसमें बल्कि बात का होता है कि आपने कोई बात की है तो मैं उसको रिपीट करता हूँ कि जवाब, मैंने आपकी ये बात समझी है, ये 2 पॉइंट आपने कहे हैं। बिल्कुल तो सही ये भी कम्युनिकेशन स्किल है। फिर कम्युनिकेशन स्किल में की एक और अगर आप एस्पेक्ट देखें तो वो ये है कि हैविंग द करेज टू टेल योर स्टोरी। आप क्लास में सवाल नहीं पूछते, आप जॉब इंटरव्यू में कहते हैं जी आप सारे इंटरव्यूज के जवाब दे ही जा रहे हैं, लेकिन वो आपसे पूछते हैं कि जी आपका कोई क्वेश्चन, कहते हैं नो जी। वो आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं टू कम्युनिकेट बैक। ठीक है, तो दे आर लुकिंग फॉर दिस थिंग्स। आप जॉब पे जाते हैं, आप मीटिंग्स में जाते हैं, मीटिंग्स में हो सकता है आप बड़े ही स्मार्ट आदमी हैं, आपको हर चीज समझ आ रही है, लेकिन आप मीटिंग में क्वेश्चंस नहीं करते, मीटिंग में कमेंट्स नहीं करते, मीटिंग में प्रपोजल्स नहीं देते, दैट इज सीन एज ए नेगेटिव थिंग। और कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जैसे इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स, कि जी आपने एक बिन कलंदर साहब है पाकिस्तान के, एक बहुत बड़े खत्तात हैं, वो आप अकेले कमरे में लॉक कर लें और बनाएं। ठीक है, बट if you're not like that, anything you have to do, software, engineering, you have to work with people, you have to work with teams. तो आपको चाहे पूरी समझ आ भी रही है, जब तक टीम पूरी तरह बात नहीं समझेगी, they cannot make a team decision. तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स की एक डायमेंशंस है। यानी कि हम ये समझें कि टीम बिल्डिंग के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं हैं, जैसे कहते हैं ना, मैनी कम्युनिकेट फ्यू कनेक्ट। अगर आप अपनी टीम के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते, उनको सही तरीके से बात नहीं समझा सकते, तो आप कभी भी टीम बिल्डिंग नहीं कर पाएंगे, स्ट्रॉन्ग टीम बिल्डिंग नहीं होगी। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। अच्छा, अब इसमें एक एस्पेक्ट मैं ऐड कर दूं, एक तो होगी पर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, एक है टीम में, टीम में कम्युनिकेट कैसे करना है। एक चीज जो अक्सर रीइंफोर्स करते हैं आजकल हमारी टीम्स में, कंपनियों की कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में, कि आपकी टीम में हर तरह के लोग होते हैं। ठीक है, कुछ जो होते हैं जिनकी पर्सनालिटी टाइप होती है रेड, उसको कहते हैं, दे जस्ट लव टू टॉक, इवन दे डोंट थिंक एंड दे जस्ट गिव देयर ओपिनियन, दे आर वेरी क्विक, दे आर नॉट शाय। कुछ जो होते हैं वो टोटली दे विल नेवर नेवर स्पीक, वो नोट्स लेते रहते हैं, वो हाँ भी करते रहते हैं, लेकिन दे डोंट। A good team facilitation is कि you identify those people और आप उनको, जो खामोश हैं, आप उनसे कहें कि what do you think about it। और बाज़ औक़ात आप ये भी आइडेंटिफाई करते हैं कि ये लोग जो हैं, जो नहीं बोल रहे, कुछ जो होते हैं उनको लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है, कुछ की पर्सनैलिटी टाइप होती है। लेकिन एज ए टीम अगर आपने बेहतर कम्युनिकेट करना है, तो आपकी जिम्मेदारी है एज ए टीम कि आप उस बंदे को यस और नो क्वेश्चन दें कि भाई मिस्टर माइकल, आपके ख्याल में ये बात ठीक है, डू यू एग्री विद इट, डू यू हैव अ सजेशन। उसको साइलेंस दें, उसको स्पेस दें। ठीक है, और वो फिर आप चाहे 2 लाइनें बोलेगा, लेकिन दैट्स ए वैल्यू एड बैक टू द टीम।
तो एक गुड टीम इज कि जो उन सारे लोगों को साथ लेके चलती है, और इसके लिए वो ट्रेनिंग करवाते हैं, हम एक्सरसाइज कहते हैं कि टीम फैसिलिटेशन। ये लीडर्स के लिए होती है। जो लोग पहले शुरू में टीम फैसिलिटेटर होते हैं, वो फिर सुपरवाइजर बन जाते हैं, फिर मैनेजर बन जाते हैं। जितने बड़े लेवल पे आप होते हैं, उतने बड़े लेवल पे आप देखते हैं कि सबको साथ लेके चलता है। तो कम्युनिकेशन, फ्रॉम पर्सनल टू टीम टू डिपार्टमेंट टू कंट्री टू द कंपनी, कि आप सारों को साथ लेके चलते हैं, जिसमें टॉप परफॉर्मर भी हैं, जिसमें मिडल भी हैं, जिसमें बॉटम भी है। तो उन सारों को सब जब लेके चलेंगे तो फिर ही आप कुछ डिलीवर कर सकते हैं एज ए टीम। जैसे आप स्पोर्ट्स में भी यही देखते हैं कि सबको जो साथ लेके चलता है, जो टीम एज ए टीम खेलती है, जिसमें वीक प्लेयर भी हैं, एक बंदा वही जी। अनफिट हो गया, उसकी जगह पे एक फिल इन आया है, लेकिन आपने उसको लेके चलना है, आपने उसको एज एन इक्वल प्लेयर ट्रीट करना है। इसमें ये उमर साहब की बात जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि कम्युनिकेशन, जैसे उन्होंने पहले कहा कि वो ये समझते थे कि पब्लिक स्पीकिंग की कम्युनिकेशन है 50%, बल्कि इनफैक्ट जो ज़्यादा अच्छे कम्युनिकेटर्स हैं वो कहते हैं कि एम्पथेटिक एम्पथी के साथ सुनना जो है, इट्स मोर कम्युनिकेशन देन स्पीकिंग। यानी Absolutely. 80-20 रूल जिस तरह होता है, बात सूरत में आप वो जो सुनते हैं, वो सुनना आपको इंसाइट ज्यादा देता है चीजों की, और वो आपको मौका देता है। इसी तरह ये नेल्सन मंडेला का भी कहते हैं, उसके बाप ने उसको, फादर ने, वो ट्राइब में थे, तो और उसने उसको एक चीज सिखाई कि वो एक दायरे में बैठते थे ट्राइब और डिसीजन लेते थे, और उसके वाला साहब थे वो हमेशा आखिर में बुला करते थे सबको सुनने के बाद। तो वो कहते हैं कि इट इज वेरी वाइज थिंग टू क्लोज द डिस्कशन टू स्पीक एट द एंड, कि सबको बारी मिल गई है, वो सुनते थे सबकी बात और एंड में फिर उसे कंक्लूड करते थे। जी उमर। एज ए लीडर, ये बात हमें, ये जो आपने बात की है किसी दोस्त की, ये दैट इज अ बेस्ट प्रैक्टिस। कि अगर आप किसी भी प्रोफेशन में हैं और जहाँ पे लोग ग्रुप में काम कर रहे हैं और आपको थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई है, आप सीनियर हैं, आप मैनेजर हैं, या आपका एक्सपीरियंस ज्यादा है, ट्राई नॉट टू गिव योर ओपिनियन इन द बिगिनिंग। क्योंकि जो यंग लोग हैं, जो कि आपसे ओहदे में कम है, दे विल ट्राई टू एंकर टू व्हाट यू सेड। कुछ लोग होते हैं जो कंफर्म करते हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, मैं एग्री करता हूँ। तो वो उनकी अपनी डेवलपमेंट नहीं होगी, वो अपनी उनकी थिंकिंग टीम डिसीजन में नहीं आएगी, तो आप खामोश रहते हैं। हालांकि बाज का जो अल्फा टाइप के कम्युनिकेटर होते हैं, वो शुरू ही ऑफ द बैट ही अपना ओपिनियन दे देते हैं। फॉर a larger company, this is seen as a negative. They are जिस not looking for alpha males, they are looking for teamwork। कि जो बंदा, अगर आप अल्फा मेल हैं भी या अल्फा फीमेल है, अल्फा पर्सनालिटी है, जो कि जिसको कहते हैं बहुत ही एग्रेसिव होता है, तो देन यू लर्न टू वर्क थ्रू इट। कि आप स्टिल यू यूज दैट अल्फा पर्सनालिटी इन योर बेनिफिट, के जब डिसीजन डिफिकल्ट डिसीजन है, आप थोड़ा बोल्ड होकर डिसीजन लेते हैं। लेकिन विद इन टीम आप सबको एम्पथेटिकली, जैसे आपने कहा कि दिस इज अ बिग वर्ड। जैसे मैं एक थोड़ी सी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की एक लिंगो शेयर करता हूँ। कॉमन मैन के लिए इतनी नहीं होगी, लेकिन जो जो भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है उनको बड़ी ये समझ आएगी कि बहुत रिसर्च हो रही है, पिछले 50 साल से, 100 साल से हो रही है, और अभी होती रहेगी। ये लोग करते हैं, जब आप कंपनियों को ज्वाइन करते हैं तो आपके साइकोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं टू एस्टैब्लिश योर पर्सनैलिटी टाइप। ठीक है, ये बड़ी कंपनियों में, मल्टीनेशनल की बात मैं कर रहा हूँ, फॉर्च्यून 500 की बात कर रहा हूँ। तो क्योंकि हर बंदा डिफरेंट है। अब वो टेस्ट करने के भी कई तरीके हैं। जैसे पुराने वाला था, ब्रिग मायर्स उसको कहते थे। ठीक है, वो टेस्ट लेते थे 2 सफ़े का, और वो आपको बता देते हैं कि जी आपका ये पर्सनैलिटी टाइप। जो आजकल मॉडर्न चल रहा है, अब उसकी फोन के ऊपर एप्स भी हैं, उसकी वेबसाइट भी है, उसको कहते हैं ई कलर्स। ठीक है, ये एक वेबसाइट है, उस पे आप ऐप पे जाएं और आप अपने, मेरे तो बच्चों ने भी, वो मैंने उनको कहा यार आप टेस्ट लो, मैं आपकी पर्सनैलिटी जानना चाहता हूँ। उसका फायदा क्या होता है, उसमें 4 कलर्स होते हैं। रेड कलर है, रेड का मतलब है ये डूअर है। येलो है, ये टॉकर है, सोशलाइजर है। फिर ग्रीन है, ये एनालिसिस है, एनालिसिस पैरालिसिस है। और जो ब्लू है, वो इमोशंस है, फीलिंग्स है। ठीक है, नेचुरली वी फॉल इनटू दोस कैटेगरीज। नो वन कैटेगरी इज बेटर देन द अदर। in a perfect world they all contribute toward a common goal। जो अच्छी टीम्स होती हैं वो आइडेंटिफाई करती हैं कौन किस में है, और वो उनको
उनकी पर्सनल, जैसे मैं अब लीडर हूँ, किसी टीम को लीड कर रहा हूँ, अब मेरा कलर जो है वो रेड येलो है। 2 कलर्स होते हैं, एक टॉप होता है डोमिनेटिंग और एक होता है बॉटम। तो मेरा रेड है जो कि मैं डूअर हूँ, आई लाइक टू गेट थिंग्स डन, एंड येलो आई लाइक टू टॉक अबाउट दैम। लेकिन आई, जैसे अभी आपने कहा कि आपके दोस्त ने कहा जी कि स्पीक इन द एंड, अगर मैं शुरू में ये मेरी पर्सनैलिटी है कि मैं फौरन, मुझे आप आधी बात करें मुझे पता चल जाता है आप क्या कह रहे हैं, मैं उस पर अपना ओपिनियन दे देता हूँ, बट दैट्स अ रॉन्ग बिहेवियर। यस। तो वो हमें एक बैंड देते हैं, वो इस वक्त मेरे पास नहीं है। वो बैंड में मेरा एक येलो बैंड है प्लास्टिक का, उस पे रेड कलर का स्टॉप बटन बना होता है। तो वो आपने अपने आप को रिमाइंड करना है कि मैंने अपने आप को स्लो डाउन करना है, जंप टू कंक्लूजन नहीं करना। इस तरह मेरे अंडर एक लड़की काम करती, ब्रांडी उसका नाम है, शी इज एन अफ्रीकन अमेरिकन। वो ग्रीन रेड है। ग्रीन इज एनालिसिस पैरालिसिस, रेड इज गेट थिंग्स डन। ये जो ग्रीन लोग होते हैं वो परफेक्शंस पे बिलीव करते हैं। वो, अब मैंने जो भी जो प्रेजेंटेशन कोई डेटा मैंने ऊपर मैनेजमेंट को भेजना है, हालांकि वो मुझसे 15 साल यंगर है, मैं उसके थ्रू भेजता हूँ। मैं उसको कहता हाँ, हूँ वो ब्रांडी, लगी रहेगी। मैं उसको ब्रांड नहीं, मैं उसको लगी नहीं, मैं उसको कहता आधा घंटा, मैं कहा इसको घंटा आधा घंटा देख लेना जरा, फिर मुझे बताओ क्या ना। भाई वो उसमें से मेरे लिखे में से वो क्वेश्चन निकाल के लेके आती है जो मैंने सोचे ही नहीं होते। ठीक है। तो एज ए टीम आई यूज माई शॉर्ट कमिंग, कि मैं, मुझे पता है कि मैं डिटेल्स को मिस कर जाता हूँ, एनालिसिस को मिस कर जाता हूँ, जंप टू कंक्लूजन करता हूँ, बट आई कैन कम्युनिकेट वेल। तो मैं एक इनिशिएटिव देता हूँ, विजन देता हूँ कोई, उसके ऊपर फिर उनको कहता हूँ बनाओ। इस तरह फिर ब्लू वाले लोग होते हैं। मेरी एक वाइस प्रेसिडेंट थी मेरी कंपनी की, शी वाज ब्लू, जो कि फीलिंग वाले लोग होते हैं। तो जब एक दफा ले ऑफ चल रहे थे, तो एक खातून थी जो कि मेरा ख्याल उसका 30 साल का एक्सपीरियंस था, सिर्फ 2 साल रह गए हुए थे उसको, 28 साल का एक्सपीरियंस था, 2 साल रह गए हुए। तो उस वो आर्काइव डिपार्टमेंट में थी, जब बहुत बड़ी बड़ी फाइलें होती थी, जब बहुत बड़े बड़े यू नो ऑयल एंड गैस के डेली लॉग्स लेके उनको फाइल करना। अब वो सारा डिजिटाइज हो गया हुआ है। उस खातून ने कोई उसने ट्रेनिंग नहीं ली, हालांकि कंपनियों में ट्रेनिंग होती है। तो मेरी जो जो वाइस प्रेसिडेंट ने मुझे पर्सनली कॉल किया कि उमर, के अब ये खातून है जो जिसके पास कोई जॉब नहीं है, तो उसको ले ऑफ करें। अब उसने 28 साल कंपनी के साथ, कैन यू डू समथिंग, यू नो मेक ए गुड यूज ऑफ हर। ठीक है। तो हमने उसको थोड़ा सा मोटिवेट किया, और उसने वो जो हमारे जो लॉग्स थे जो डिजिटल थे, जो जो हमारे सॉफ्टवेयर टीम जो उनको डिजिटाइज कर रही थी, उसने उनके अपने 30 साल के एक्सपीरियंस की बुनियाद पे उनके सॉफ्टवेयर में बहुत सारी इंप्रूवमेंट करवाई। तो एग्जाम्पल के जो एम्पैथेटिक, जो ब्लू वाला जो एस्पेक्ट है, वो कितना यूजफुल है। तो अब वो है तो एक ही खातून, लेकिन ये एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अपनी कंपनी में 25 लोगों को बताई, दैट मेक्स यू फील लाइक ए टीम, राइट। आप आपके तवज्जो यूट्यूब के थ्रू हजारों लोग देखेंगे। तो दैट्स व्हाट लीडरशिप इज, कि आप एक छोटे से जो मेरा एक बॉस कहता होता था कि लीडर्स डोंट स्पीक, देयर एक्शंस शुड स्पीक। बिल्कुल सही। ठीक है। बिल्कुल तो सही। ये, तो इसको समराइज मैं ये करूंगा कि जो कम्युनिकेशन स्किल्स इज नॉट ओनली यहाँ के पे वर्क। दो चीजें जो उमर साहब ने हमें बताई हैं वो मैं इसलिए हाईलाइट मैंने कहा कर दूं कि वो, एक ये कि जब आप यूजफुल नहीं रहते किसी के लिए तो आपसे पीछा छुड़ाने की कोशिश की जाती है, वो बिजनेस हो, वो फैमिली हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो। मुझे कहते हैं ना, कमाऊं पुत्र नु कनोई पराठे लब दे, नहीं, ये सही बात है। अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करते तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर तो खुदा ना खासा कोई बीमारी आ गई, कोई कोई इस तरह की कोई मेंटली चैलेंज बंदा या कोई मसला है, तो वो तो नहीं कर सकता। एक नॉर्मल आदमी की डे टू डे रूटीन के अंदर ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि काइजन, कॉन्टिन्यूस एंड नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट। जापानीज में जो बात है, यानी वो जो खातून थी, वो के उमर एंड हिज टीम मेड द यूज ऑफ हर और शी सर्वाइव्ड फॉर 2 इयर्स। बट अदरवाइज उन्होंने क्यों नहीं ये सोचा कि दुनिया मेरे इर्द गिर्द बदल रही है, और मुझे भी, इसको तो भाई नोकिया को माफ नहीं किया दुनिया ने, कोडक को माफ नहीं किया। इतनी एब्सोल्युटली। एग्जांपल्स हैं। वो आपके वो नेटफ्लिक्स से पहले बस्टर्स था कार्बन, अगर मैं सही नाम ले रहा हूँ, उनका क्या हाल निकला, वो बिक गए, खत्म हो गए। तो जो इंसान चेंज को एक्सेप्ट नहीं करता वो खुद आउटडेटेड हो जाता है, और उसको उठा के मुआशरा, फैमिली या सब लोग उसे कोने में फेंक देते हैं।
तो ये एक हर यंगस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो नई अपकमिंग चीज़ें हैं वो ऐड करता जाए। और दूसरा जो लीडर का उमर भाई ने बताया, तो लीडर की भी एक डेफिनेशन और भी होती है कि लीडर प्रोड्यूसेस मोर लीडर्स। एब्सोल्युटली। और सेकेंडली, लीडर जब खुशी का टाइम होता है, जब सक्सेस का टाइम होता है, तो वो पीछे चलता है, टीम को आगे चलाता है। जब क्राइसिस का टाइम होता है, सामने खतरा होता है, तो वो लीड करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। ये नहीं कि बगे जाके गोलियां तो सिखाओ, मैं पीछे पीछे रहना। जहाँ मुश्किल टाइम है, जहाँ डिफिकल्टी है, वहां वो फिर लीड करता है। वो कहता है छोड़ दें, अब आप लोग फॉलो करें, नाउ सही। यू गिव मी द चार्ज, बिकॉज आई एम द लीडर। क्योंकि ये शिप्स के ऊपर भी कहते हैं कि सिंकिंग जो शिप हो, उसमें लास्ट मैन जो होता है वो कैप्टन को होना चाहिए, सबको पहले उस शिप से उतारे हो। तो ये भी एक लीडरशिप की, ये नहीं कि मैं सबसे पहले पता चले कि जो कैप्टन है वो सबसे पहली बोट पकड़ के वो कहे जी मैं तो निकलाना है अपनी आप देखन। तो आपने, आपकी फरमाइश थी असूलन ये अच्छी, मैं अच्छा काम नहीं कर रहा कि बीच में मैं लुकने लगा रहा हूँ, नहीं नहीं, ये लेकिन ये दैट्स आपने वेरी मुझे चूंकि यूजफुल। पहले कहा था, तो मैं फिर उसमें साथ लेयर्स लगाता जा रहा हूँ। दैट्स सॉरी वेरी अबाउट इट। यूजफुल। जवाद भाई, दैट्स वेरी यूजफुल। जी सर। जी जनाब, नेक्स्ट स्किल जो मैंने चूज किया आज, सॉफ्ट स्किल है, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। जी। ठीक है। अब ये प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? अब लोग कहते हैं जी, जैसे मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने, यू शुड फोकस ऑन सॉफ्ट स्किल्स के। आप जो भी ट्रेनिंग ले लें, अगर आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है, तो आप मक्खी पे मक्खी ही मारेंगे। सही। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो ये है कि यू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम दैट नीड्स टू बी सॉल्व। बिल्कुल ठीक है। सही। मैंने एक दफा कोर्स किया लीन सिग्मा का, उसके बाद ये हाल हो गया मेरा कि मैं जहां पे जाता था, एयरपोर्ट पे गया हूं तो मुझे वहां वेस्ट नजर आ गया। वेस्ट मतलब कि कहाँ पे चीजें फिक्स होने वाली हैं। मैं रेस्टोरेंट में गया तो मैं कहता यार, ये यहाँ पे लीन सिग्मा प्रॉब्लम है, ये वेस्ट है, इसको फिक्स होना चाहिए, इसको फिक्स होना चाहिए। तो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो माइंडसेट है, ये स्किल भी है, लेकिन ये मोर देन स्किल, इज ए माइंडसेट। फर्स्ट थिंग इज के यू शुड आइडेंटिफाई कि यार ये चीज ऑर्गेनाइज नहीं है, ये चीज वैल्यू एडेड नहीं है, ये चीज वेस्ट है। तो यू आइडेंटिफाई दैट, एंड देन यू फाइंड ए सिंपल वे टू फिक्स इट। यू नो, जैसे मैं अभी उसी लीन सिग्मा कोर्स की मैं बात बता रहा हूँ। उसकी जो जो टीचर थी हमारी, वो बेसिकली एन ऑपरेटर थी। ऑपरेटर जो है, डिग्री नहीं होती उनके पास, जो कॉलेज की इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं होती, लेकिन शी वाज सो स्मार्ट कि उसको थ्रू शेवरॉन, हमारी जो कंपनी है, उसके थ्रू उन्होंने लीन सिग्मा का कोर्स कराया ना। उस तरफ उसने कोर्स किया कि बल्कि कोर्स पढ़ाने वालों का इतना अच्छा रेज्यूमे नहीं होता जितना व्हेन शी रिटायर्ड उसका अपना रेज्यूमे था। उसने रिटायरमेंट के बाद अपनी एक कंपनी बनाई लीन सिग्मा की, अर्ली रिटायरमेंट लेके, और शी केम बैक टू शेवरॉन एज एन एजुकेटर। तो वो एक किस्सा सुना रही थी क्लास के अंदर कि पाकिस्तान में कराची में कोई कंपनी थी जहाँ पे टॉफियां पैक हो रही थी। ठीक है। तो वो उन्होंने बताया कि यार ये अ, इसमें से कुछ टॉफियां पैकिंग में, जब मशीन पैक कर रही है तो कुछ पैकेट्स में वो टॉफियां नहीं होती, वो बस खाली पैकेट ही रह जाता है। तो उसको वो क्वालिटी कंट्रोल कैसे करें? तो कहता है जी, लोग सोच रहे थे, इंजीनियर लोग सोच रहे थे कि जनाब इसमें कोई मुश्किल सा कोई प्रोसेस कंट्रोल लगाएं, कोई लेजर कंट्रोल, कोई ऐसा एआई सिस्टम लगेगा, मशीन लर्निंग लगेगी। कहता है वो जहाँ वहां पे एक ऑपरेटर था, उसने कहा इसके साइड पे पंखा लगा दे। जी। ठीक है। तो ये जनाब, जब खाली रैपर उड़ जाएगा, ये पड़ी उड़ हुई है केस जाएगा स्टडी जो में। वो पड़ेगा, ये तो ये बड़ी मशहूर है। इट्स वेरी सिंपल कि उन्होंने कहा जी पंखा लगा दो, जिसमें टॉफी नहीं होगी वो रैपर उठ जाएगा, हाँ। आपको पता चल जाएगा कि आपकी क्वालिटी कंट्रोल जो है। इसकी मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। मैं जब इंजीनियरिंग करके मैं मेरी जॉब थी पहली सिंगापुर में, मैं वहाँ पे डिजाइन फर्म में गया। ठीक है। एक छोटी कंपनी थी, लेकिन दे यूज्ड टू डिजाइन ऑयल एंड गैस फैसिलिटीज। तो जब आप डिजाइन में जाते हैं तो आप गीक्स के साथ बैठते हैं, सॉफ्टवेयर सिमुलेशंस और प्रोसेस कंट्रोल और बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स तरीके से सोचते हैं। लेकिन जब मैं कैलिफोर्निया आया 10 साल बाद, यानी कि जॉब, पहली जॉब शुरू करने के तकरीबन 10-11 साल बाद मैं कैलिफोर्निया पहुंचा। तो मेरी जो कंपनी थी वहां मैं ऑपरेशंस में सपोर्ट इंजीनियर था। तो कोर ऑपरेशन में नहीं था, लेकिन ऑपरेशंस को प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद देने के लिए आया। तो जब वो, उन्होंने बताया कि एक बहुत बड़ा टैंक था, ऑयल टैंकर था,
अब वो इतना बड़ा था कि आप समझें कि यार कोई बहुत बड़ा घर है, जैसे ना बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसके अंदर पूरा ह्यूज। ऑयल ही ऑयल, तो इंसान उसके साथ खड़ा हुआ इतना छोटा सा लगता है। तो अब उसका उसके अंदर ऑयल का लेवल कितना है वो समझ नहीं आ रही थी कि कितना है। तो वो उसका उसका जो लेवल ट्रांसमीटर था वो काम नहीं कर रहा था। तो मैं सोच रहा था कि इस पे अब मैग्नेटिक टाइप लेवल ट्रांसमीटर लगाएं या ये लेजर लगाएं या कोई ऐसा नई टाइप का लगाएं। तो लेकिन वो वहां पे एक ऑपरेटर था, उसने एक पत्थर उठाया और उसने उसको बजाना शुरू कर दिया। तो और सिंपल। वो सीढ़ी के साथ ऊपर चढ़ता गया, हाँ, जहाँ वो उसको लगा स्पाइरल कि यहाँ, वो सीढ़ी होती है हाँ उसके साथ, हाँ, उसके वो ऊपर चढ़ता खाली रहा। जहाँ पे था उसने चाक के साथ निशान लगा दिया, सर यहाँ पे है लेवल इस वक्त। आप जब आपको टाइम मिलेगा नया लेवल ट्रांसमीटर लगवा दीजिएगा, लेकिन फिलहाल तो ये, ये एक्सपीरियंस है। हाँ जी, हाँ जी, प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। आपने जो कुछ जिंदगी में सीखा, एट द मोमेंट उसे आपने हल कैसे किया। जी हाँ। अगर उसको और इस्तेमाल नहीं सिंपल आप करें, सिंपल डब में सॉल्यूशन। आप सोचते ही नहीं है कि हाउ टू अप्लाई दैट, तो उसने उसकी एप्लीकेशन की जो अपने एक्सपीरियंस की। हाँ, तो अब ये तो समझ आ गई कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एक माइंडसेट है, एक स्किल है। अब इसको डेवलप कैसे किया जाए? तो मेरे ज़हन में आया था कि इसको, इसी सवाल को अगर देखा जाए 3 तरह से, कि जो यूथ है वो कैसे डेवलप, जब आप एज़ अ पेरेंट हैं तो आपके बच्चे हैं या अभी कोई यंग बंदा, तो इट्स अ माइंडसेट, लुक अराउंड स्मॉल थिंग्स एंड यू डोंट हैव टू बी अ मैकगाइवर। मैकगाइवर एक मूवी थी या हाँ जी। किसी ज़माने में। हमारे जमाने में जी वो कुछ भी बना हाँ, लेता था, वो हाँ, चीजों से कुछ ना भी पकड़ बना पकड़ लेता के था। बम बना हाँ, लेता था, कभी कुछ बना लेता था, बिल्कुल। तो वो वो बड़ा मजे वो का। मूवी सीरीज़ भी देख सकते हैं आप, वो मूवी सीरीज़ भी देख सकते हैं। लेकिन मैं अभी आजकल देख रहा था कि एक बड़ी अच्छी वो इंग्लिश में भी है, अब तो इंडियन वर्जन भी उसका आ गया है। वो क्या है, उसको कहते हैं यार, शार्क टैंक। शार्क टैंक इंडिया। हाँ, वो मुझे शार्क भी टैंक किसी। इंडिया भी है। मैं तो इधर अमेज़न पे देखता हूँ, वो जो यूएस वर्जन है उसका। उसमें लोग बेशुमार छोटे-छोटे बिज़नेस आइडियाज़ बना के, इट्स नॉट अबाउट, यू डोंट हैव टू बी अ बिज़नेसमैन टू वॉच दैट प्रोग्राम। इट्स अ प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि लोग, वो जब किसी कोई बंदा आता है उधर, तो उससे पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम सॉल्व किया तुमने? क्या सॉल्यूशन है तुम्हारा? क्या मार्केट है? क्या वैलिडिटी है? तो उसमें आप देखेंगे वो जो कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन होते हैं उनको वो निकाल देते हैं। वो इस उनके निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वाकई कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन लॉन्ग रन में चलता ही नहीं है। सिंपल चलता ही नहीं। सिंपल सॉल्यूशन नहीं चलता। सिंपल सॉल्यूशन चलता है। इसमें यहाँ ऑल्दो के हमारा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में मैं देखने वालों को बता दूं, क्योंकि मुझे खासा इसमें, मैं इसका स्टूडेंट हूँ इस फील्ड का। Entrepreneurship is not about making money. It's about solving a problem, and money is the byproduct. आप मेरे अगर फाउंडेशन में भी जाके लेक्चर देख लें पड़े हुए वीडियो पे, तो मैं अक्सर लोगों को बता दूं, लोग ये समझते हैं कि पैसा कमाना जो है, दैट एंटरप्रेन्योरशिप इज अबाउट पैसा कमाना। पैसा इज द बाई प्रोडक्ट। आप किसी का कोई मसला हल करते हैं, नेस्ले ने आपके पानी का मसला हल किया कि आपका पानी साफ नहीं है, पैसा बाय प्रोडक्ट में बना है। Yeah. तो हमेशा जो बाय प्रोडक्ट है वो होती है पैसा। एंटरप्रेन्योरशिप में कभी भी इस तरह आप पैसा नहीं बना सकते। Hmm. तो ये दूसरी चीज मैं छोटी सी कहूंगा कि ये जो सॉफ्ट स्किल्स है ना, ये बहुत ज्यादा ओवरलैप करती हैं। इनको जितना चाहे, जैसे उमर ने कहा ना 21, इनको चाहे तो आप 200 पे ले जाएं। ये 200 पे ले। ओवरलैप करती हैं और ये जाके अमलगामेट होती हैं। एक चीज होती है ईक्यू। वैसे तो जी। वो क्यूज भी बहुत सारे हैं, ए क्यू है, आई क्यू के अलावा बहुत सारे हैं, एस क्यू है और बहुत सारे, लेकिन ई क्यू जो है ना, उस वो जिस आदमी की सोशल स्किल्स अच्छी होंगी उसका ई क्यू बढ़ जाएगा। और ई क्यू हमेशा खुद बढ़ाना पड़ता है, Hmm. बाय बर्थ नहीं होता। यानी ये जो जितनी भी बातें हम कर रहे हैं आज, हम क्यों सॉफ्ट स्किल पे बात कर रहे हैं, क्योंकि ये आप में अगर नहीं है तो आप अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। ये Hmm. ऐसी चीज नहीं है कि जो पैदाइशी तौर पे मिलेगी, ये आपको हासिल करनी पड़ेगी। जी उमर। जी। जी, ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त एडिशन किया आपने। तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इसमें अगर आप इमेजिन करें कि एक वर्टिकल बार है, कुछ लोग इसके बॉटम में हैं, कुछ इसके मिडल में हैं, कुछ इसके टॉप में हैं। तो हम टॉप की बात नहीं कर रहे। यू डोंट हैव टू बी ए जेफ बेज़ो के भी आप इतने बड़े प्रॉब्लम सॉल्वर हो गए हैं। यू डोंट हैव टू बी ए बिल गेट्स, यू डोंट हैव टू बी ए स्टीव जॉब्स। वो एंटरप्रेन्योरशिप में चले जाते हैं, ठीक है? बल्कि एंटरप्रेन्योरशिप के भी अपर एशेलॉन में चले जाते हैं। आप हम बात कर रहे हैं मिडल टू लोअर एशेलॉन में, कि इवन टू डू अ जॉब, जो जितनी बड़ी कंपनी होगी, दे आर लुकिंग फॉर दोज स्किल्स। जो छोटी और मीडियम साइज कंपनियां होंगी वो स्किल्स को हायर करती हैं। बल्कि ये
अब मुझे नाम भूल गया उनका, जो जीई का सीईओ था बंदा, और उसने जो जितनी भी इस वक़्त फॉर्च्यून 500 जैक कंपनीज़ वॉच हैं, की बात कर रहे होंगे आप। जैक उसकी वाल्श, थैंक किताब यू। भी पढ़ी हुई है जनाब, वो भी मैंने पढ़ी हुई है किताब उसकी। हाँ, जैक वाल्श ने अमेरिकन कॉर्पोरेट वर्ल्ड पे ह्यूज उसका इम्पैक्ट है। जिस आप किसी भी कंपनी को ले लें, उसका जो एनुअल रैंकिंग सिस्टम है, कि साल के एंड पे बोनस और परफॉर्मेंस जो अब इवैल्यूएट होती है, ये उसने डिज़ाइन किया था 70s में। तो उसमें ये है कि सारों को कंपैरेटिव रैंक करते हैं, फिर जो अच्छे हैं उनको रिवार्ड करते हैं, जो बुरे हैं उनको लेस रिवार्ड, बल्कि वो तो कहता है बॉटम 3% को फायर कर देना चाहिए। अब वो खैर कम कर दिया है उन्होंने, लेकिन वो होता है, हमारी कंपनी में भी होता है और और जगह पे भी होता है, लेकिन वो उस वक़्त होता है जब बिज़नेस अच्छा ना जा रहा हो। ठीक है? तो उसने बहुत सारी चीज़ों में से एक चीज़ ये बताई, जो मैंने यूथ में ही पढ़ी लेकिन मुझे समझ अब आके आई। वो ये कहती है कि जो सक्सेसफुल और स्मॉलर कंपनीज़ हैं, अनसक्सेसफुल कंपैरेटिवली, एक छोटी कंपनी है, 500 बंदों से जॉब कर रही है, 500 बंदे हैं, उनका एक बिज़नेस है, वो कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो कोई घर बनाते हैं, कोई ऑयल का काम, कुछ भी काम करते हैं। वो पिछले 50 साल से हैं, वो उधर ही रहेंगे। ये भी एक कंपनी है। एक कंपनी है जो एप्पल है, वो पहले एग्ज़िस्ट ही नहीं करती थी। वो 1995 में आई है और वो इस वक़्त टॉप दुनिया की बेहतरीन कंपनीज़ में से है। तो कुछ तो डिफरेंस है कि जो इतने से इतनी रह गई, जो इतने से आप किसी भी फील्ड में हो सकते हैं। आईटी में भी ऐसी कंपनियाँ हैं जो 10 बंदों पे हैं, वो 10 पे ही हैं और 10 पे ही खत्म हो जाएँगी। इट्स नॉट अ बैड थिंग टू बी देयर। बट द डिफरेंस जो उसने जैक वेल्च ने बताया कि डिफरेंस इज़ कि जो स्मॉल और अनसक्सेसफुल कंपनीज़ हैं, दे हायर द स्किल्स एंड दे ट्राई टू ट्रेन द वैल्यूज़। ठीक है? कंपनी की वैल्यूज़ होती हैं एक। जो लार्ज कंपनीज़ हैं, दे हायर द वैल्यूज़ एंड बिहेवियर्स एंड दे ट्रेन द स्किल्स। ठीक है? जैसे हमारी अब इंजीनियरिंग की ज़ुबान में केमिकल इंजीनियरिंग हम हैं, मोर स्पेसिफिक। तो जब हम ग्रेजुएट करके निकले तो उसमें एक सॉफ्टवेयर होता था हाइसिस के नाम से। उसको हाइसिम कहते थे, आजकल उसका नाम हाइसिस हो गया हुआ है। तो वो बड़ी कोई रॉकेट साइंस मानी जाती थी। ठीक है? तो जो छोटी कंपनी है, जैसे सिंगापुर में है, वो उनको जब मैंने लिख के दिया कि मैं हाइसिम रन कर सकता हूँ, तो दे रियली पुट मी ऑन द फ्रंट ऑफ द लाइन, के बाकी कैंडिडेट्स ने सुना ही नहीं था नाम, तो इस बंदे ने खुद ही यूनिवर्सिटी के ज़माने में कहीं से वो सॉफ्टवेयर लेके खुद ही अपने आप को ट्रेन करके कहा जी एटलीस्ट आई नो टू टॉक अबाउट इट। तो उन्होंने कहा जी आप ज़रा आके बताएँ क्या होता है ये? तो वो 150 बंदों में से 15-20 बंदों की लिस्ट में तो पहले ही आप आ गए ना। तो वो छोटी कंपनी थी। लेकिन जो बड़ी कंपनी है, जैसे अब मैं शेवरॉन में काम कर रहा हूँ, ये पिछले 150 साल से इस बिज़नेस में है। इसके तकरीबन 109 मुल्कों में इनके ऑफिस हैं और 65,000 इनके एम्प्लॉइज़ हैं। तो दे आर नॉट लूकिंग फॉर स्किल्स, दे आर लूकिंग फॉर बिहेवियर्स एंड वैल्यूज़, कि आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग है, आप कम्युनिकेटर हैं, ठीक है? आप में मेंटरिंग एंड कोचिंग नेचुरल एबिलिटी है। दे कैन ट्रेन यू इन हाइसिस, they can train you in tank design, they can train you in whatever they want to, क्योंकि things will change। बल्कि जितनी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे खासतौर पे मेरी कंपनी करंटली, they want you to change your job every 2 years। तो शुरू में ये भी एक बड़ा मसला था कि भाई जब मुझे 2 ढाई साल में एक चीज करनी आ जाती है, तो वहाँ ठीक है, बदल देते हैं। वो कहते हैं यार अब तुम कुछ और करो। तो मैंने कहा यार ये तो फिर एक ज़ाया करने वाली बात हुई। ये तो कॉमन विज़डम के खिलाफ बात हो गई, जो कि छोटी कंपनियों में कहते हैं जी कि अगर तुमने हाई उमर साहब आपने हाइसिम सीख लिया है, अब आप सीनियर प्रोसेस इंजीनियर बन गए, बैठे रहो। आपके नीचे 10 बंदे काम करेंगे, आप सिमुलेशन ही करेंगे आप रेस्ट ऑफ योर लाइफ। ठीक है? फंक्शनल स्किल्स हैं। लेकिन जो बड़ी कंपनियाँ हैं वो उनमें भी होते हैं कुछ लोग एसएमई होते हैं, वो रखते हैं उनको, ऐसी बात नहीं रखते। लेकिन दे आर मेनली लुकिंग फॉर पीपल जो कि जिनकी वैल्यूज एंड बिहेवियर्स वो होते हैं, दे कैन लर्न, दे कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स, दे कैन आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स, और इवन स्टेइंग एज एन एम्प्लॉय दे आर एंटरप्रेन्योरियल। तो वो मैं जब वर्टिकल बार की बात कर रहा था कि जो टॉप पे तो जेफ बेजो आ गया, स्टीव जॉब्स आ गया, मैं वो नहीं बनने के लिए कह रहा हर एक, लेकिन मे बी एट द बॉटम आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होने चाहिए जो कि सर आप देयर इज ये जैसे आपने बताया, यहाँ पे एक एग्जांपल फील्ड होती है, एक टर्मिनोलॉजी होती है, आप गूगल जाके कीजिएगा, इंट्राप्रेन्योर। मैंने बड़ी कोशिश की है पाकिस्तानों में लोगों की समझ में वो आए, जिसकी मिसालें जो हैं, ये अभी सुंदर पिचाई इज द एग्जांपल ऑफ इंट्राप्रेन्योर। ये बड़ी देर इसको लग गई, ये बहुत पहले ये करना चाहता था, इसका बॉस इसे करने नहीं देता था, वो रिटायर हुआ, इसको उसकी पोजीशन मिली एंड देन ही डिड इट फॉर गूगल।
इसी तरह सोनी जो पूरी कंपनी है वो बंद होने के वर्ष पे पहुंच गई थी। उनका एक एम्प्लॉय सिर्फ निंटेंडो खेलता था अपनी बेटी के साथ, और उसने अपनी मैनेजमेंट को कन्विंस किया कि गेमिंग जो है इसमें हमें आना चाहिए और इससे हम चेंज हो सकते हैं। वो हर तरफ पिट रहे थे, टीवी में पिट रहे थे, हर जगह उनका, बल्कि उनका नुकसान पे नुकसान हर जगह से हो रहा था। उन्होंने अपने आप को दोबारा जो है वो कंपोज किया और गेमिंग में आए, और ये फिर उनकी जो ये स्पाइडरमैन वाली जो फिल्में और ये जो चीज़ें हैं ये इनकी तरफ आए, और ये इंट्राप्रेन्योर्स ने किया। फिर 3M एक कंपनी है, वो इंट्राप्रेन्योरशिप को बहुत ज़्यादा कोशिश करती है कि उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें ये चीज़ हो। वो ज़्यादा वक्त तो नहीं, हम इस वक्त इंट्राप्रेन्योर पे कहेंगे, लेकिन छोटा सा मैं समराइज कर दूं कि वो आपको होते वो मुलाजिम हैं, लेकिन उनको कुछ इख्तियारात और कुछ फंड्स दे के एक तरह का पार्टनर बना लिया जाता है कंपनी के अंदर। किसी एरिया को उनको हेड कर दिया जाता है कि इसमें तुम परफॉर्मेंस दिखाओ, यू विल गेट बोनसेस, यू गिव अस दिस एंड वी विल गिव यू दैट, एंड यू आर फ्री। इतनी लिमिट में, इतने पैसे में, अपने बजटिंग में तुम अपनी एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हो। तो ये छोटे लेवल पे वो इंट्राप्रेन्योर, INTRA से जी जी स्पेलिंग आगे और बिल्कुल। टेक्नो वाली है। हाँ तो जी ओवर टू उमर अगेन। जी सर। एक्सीलेंट। तो जी मेरा ख्याल है इसको रैप अप करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग को, कि ये इट्स ए स्किल टू बी एक्वायर्ड, इट्स ए माइंडसेट। तो आप छोटी छोटी चीजें अपने अराउंड, अपने घर में अपने बच्चों को कहें यार तुम सॉल्व करो, ये प्रोजेक्ट तुम्हारा है, ये वीकेंड प्रोजेक्ट है। दैट्स हाउ दे डेवलप इट। फिर वो स्कूल में करें, फिर वो कॉलेज में करें, फिर वो कंपनी में करें। तो यू आर ऑन ए ग्रोथ कर्व। बट डोंट इग्नोर के भी मैंने अपनी जॉब कर ली है, मैंने ग्रेड्स हासिल कर लिए हैं, मैंने प्रोजेक्ट सबमिट करा दिया है, मेरी जॉब खत्म हो गई। आप गाड़ी पे जा रहे हैं, कोई दरमियान में आ गई, तो अपने बच्चों में उनको इनकरेज करें। अगर कोई बच्चा आपको कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके बताता है कि पापा ये क्यों हो रहा है। क्योंकि एक जमाने में मेरे पास ऑफिस में मैं एक शर्ट होती थी, तो जब हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करने जाते थे तो वो मैं शर्ट पहन के जाता था, उसका उसके ऊपर कोई लिखा हुआ था कि नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ स्टूपिड क्वेश्चंस। बड़ी सही बात है। ठीक है। जो ये जो स्टूपिड क्वेश्चन है, ये कंपनियों की और मुल्कों की तकदीर बदल देते धीरे बदल हैं। देती है। वो जैसे स्टूपिड क्वेश्चन के एग्जांपल्स क्या हैं? व्हाई व्हाई वी आर डूइंग इट। आप बहुत बड़ा एक प्लान बना रहे हैं, बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स सिमुलेशन, और 6 कंपनियां इन्वॉल्व हो रही हैं, और दरमियान में से एक बंदा, एक नर्डी सा बंदा नीचे सर रख के बैठा हुआ है। आप उसे कहते हैं यार उमर ये तुम्हारा क्या ख्याल है? कहता मुझे तो यही नहीं समझ आ रही कि व्हाई वी आर डूइंग व्हाई दिस। वी आर डूइंग। ठीक है। तो हमने जब सोचा उसको कि यार कि ये कैसे हो गया, ये मतलब ये तो बहुत क्लियर है। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ अपनी पर्सनल लाइफ में से। जब मैं कैलिफोर्निया में गया तो उन्होंने मुझे एज ए सीनियर प्रोसेस इंजीनियर ऑपरेशंस सपोर्ट के लिए रखा, और वो एक नया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा रहे थे। यूजुअली वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है वो कुछ छोटी एक चीज होती है, लेकिन कैलिफोर्निया में जब हम ऑयल प्रोड्यूस करते हैं तो 90% वाटर होता है और 10% ऑयल होता है। तो इट्स बेसिकली इन कैलिफोर्निया इट्स ए वाटर कंपनी मोर देन इट्स एन ऑयल कंपनी। तो इफ यू कैन नॉट हैंडल दैट वाटर, यू कैन नॉट प्रोड्यूस ऑयल। तो हमारे बिजनेस का हिस्सा था। तो वो अब चूंकि प्रोडक्शन बढ़ाना चाह रहे थे तो एक नया वाटर प्लांट लगा रहे थे। तो जब उन्हें मुझे उन्होंने हायर किया तो उन्होंने कहा जी हमने जो ऑलरेडी जो अर्ली फेज डिसीजन कर लिया हुआ है, अब हम फेज 3 में हैं, और फेज 3 में हम उसका डिटेल डिजाइन कर रहे हैं। और आपकी जॉब ये है कि आप एज ए प्रोसेस इंजीनियर, वो एक कंपनी है जो डिटेल डिजाइन कर रही है, और आपकी जॉब ये है कि आपने वो डिजाइन रिव्यू करके कमेंट देने हैं उनको, उसको अप्रूव करना है। तो मुझे उन्होंने क्योंकि फंक्शंस की बुनियाद पर ही हायर किया उन्होंने मुझे, कि मेरा एक फंक्शनल स्किल था, क्योंकि मैं डिजाइन में काम करता रहा सारी जिंदगी, और वो पहली मेरी ऑपरेशन सपोर्ट जॉब थी। तो उन्होंने कहा जी आपका ये है कि आप इसको डिजाइन को रिव्यू करेंगे और फिर अप्रूव करेंगे। मैंने कहा जी ठीक है। जब मैं कर रहा हूँ तो मैंने सर उठा के पूछा कि यार ये हम क्यों नया प्लांट लगा रहे हैं, क्योंकि वहां पे एक ऑलरेडी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट था। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये क्वेश्चन जो है ना, ये पिछले फेज का क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी आंसर हो चुका है, ये यहाँ पे नहीं पूछ सकते आप। ठीक है, ये उमर वी आर नॉट गोइंग टू गो बैक, बस अब तुम नए हो ना, यू आर न्यू टू शेवरॉन, ये डिसीजन हो चुका है, यू डोंट रिविजिट द डिसीजन। मैं कहा ठीक है। मैं फिर शुरू कर दिया आगे का। 10 दिन बाद फिर मेरे में आएगी यार ये, और वो आती रही आती रही आती रही। फिर एक बंदा वो है, उसका नाम था जॉन सीगस्टन, वो कोलीग था, वो बड़ा टेक्निकल माइंड था। उसके कमरे में मैं गया, मैं कहा यार जॉन, वो अब फौत हो गया, अल्लाह उसे
खुश रखे। जन्नत नसीब करे, हाँ, उसके हाँ, दर्जात बुलंद करे हाँ, जी। हाँ। व्हाट अ गाय ही वाज़। तो मैं उसके कमरे में गया तो मैंने कहा, "जॉन क्या ये क्यों लगा रहे हैं हम प्लांट?" उसने कहा, "व्हाई यू से दैट?" तो मैंने उसका व्हाइट बोर्ड के ऊपर मैंने कहा, "यार इतना आ रहा है, इतनी कैपेसिटी इधर है।" मैं टेक्निकल ड्रा करके था। आई वाज़ हाफ वे थ्रू और उसने कहा, "स्टॉप।" मैं कहा, "जी।" तो उसने मेरा हाथ पकड़ा और वो जीएम के कमरे में ले गया मुझे। तो उसने उसको जाके कहा कि यार ये लड़का जो है ना, अभी हमने हायर किया 6 महीने पहले, ये मुझसे कह रहा है कि ये 200 मिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है और ये मुझे कह रहा है कि हमें ये प्रोजेक्ट नहीं लगाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये ठीक बात कह रहा है, इसकी बात सुननी चाहिए। ये कह के वो बंदा बाहर आ गया। मुझे अंदर छोड़ा है। हवाले करके तोप के मुंह पे। हाँ, तोप के मुँह में। अब वो जीएम जो था ना, यहाँ से बात शुरू होती है बिहेवियर्स एंड स्किल्स की। वो जीएम कहता है, "उमर ये हमारी कंपनी का प्रोसेस है, ये डिसीजन हमने कर लिया हुआ है। ये प्रेस से कमिट हो गए हुए हैं। अगर हम वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट नहीं करते तो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हमने गलती की है। ठीक है, लेकिन तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है?" मैंने उसको बताया। उसने कहा, "यार मुझे तो समझ नहीं आई कि मैं इतना अच्छा इंजीनियर नहीं हूँ। डिग्री मैंने ली हुई है लेकिन मैंने कभी एज़ एन इंजीनियर काम नहीं किया। ठीक है? और तुम इस प्रोजेक्ट टीम को बताओ।" तो मैंने प्रोजेक्ट टीम को बताया। वो तो मेरे पीछे पड़ गए थे। 15-20 बंदे मेरे पीछे। हमने तो ये ट्राई किया हमने तो। जब फिर वो जीएम के पास गए तो उसने कहा, जी कि उमर साहब आप बताएँ। मैंने कहा, जी कि मैं कन्विंस नहीं हूँ। वो भी कन्विंस नहीं है, दैट्स वेयर वी आर। उसने जॉन सीगलस्टोन को कॉल किया। उसने कहा, यार ये सूरत-ए-हाल है। उसने कहा, यार कि इफ एनीबॉडी आउट ऑफ दोज़ 15 पीपल इज़ एन इंजीनियर, दे विल अंडरस्टैंड व्हाट दिस यंग मैन इज़ सेइंग एंड ही इज़ राइट। उसने जीएम ने फ़ोन रखा, उसने मुझे कहा, "उमर तुम्हें क्या चाहिए?" मैं कहा, "मुझे $2 मिलियन चाहिए और 6 महीने चाहिए।" उसने कहा, "जी मैं तुम्हें $5 मिलियन देता हूँ बजट और तुम्हें 6 महीने देता हूँ और तुम्हें 4 बंदे भी देता हूँ।" 4 यंग बच्चे बिल्कुल यूनिवर्सिटियों से निकले हुए उन्होंने मुझे दे दिए और मैंने वो 6 महीने की बजाय 3 महीने में वो प्रोजेक्ट किया। एक्जिस्टिंग प्लांट में मॉडिफिकेशन करके उसकी कैपेसिटी इंक्रीज़ कर दी। वो आज तक 15 साल हो गए चल रहा है। तो वो प्रोजेक्ट कैंसल हुआ। वो मुझे उन्होंने उसके बाद मैनेजर का रैंक दिया। उन्होंने कहा, "जी ये बंदा ये टेक्निकल नहीं है, ये इसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है।" तो ये दिस इज़ इवन स्टेइंग विद द कंपनी यू हैव एंटरप्रेन्योरियल। आप सब सोचते हैं कि ये मेरे पैसे हैं। ये मैं फ्रेज़ अक्सर यूज़ करता हूँ। मैं ऑयल कंपनी में काम करता हूँ, तो कोई भी डिसीजन करना हो तो मैं लोगों से पूछता हूँ कि व्हाट इफ दिस इज़ योर पर्सनल ऑयल कंपनी? ये उमर्स ऑयल कंपनी है, तो मैं क्या करूँगा? मैं पैसा लगाऊँगा कि नहीं लगाऊँगा? तो किसी भी कंपनी में जॉब करें आप उसे ओन करें कंपनी को। ओन करें, आपका आप ये माइंडसेट। समझे, भले आपके हो कि मैं 10 साल बाद बिजनेस शुरू कर दूंगा, मगर वो 10 साल आप ईमानदारी से दें। वो 10 साल ऐसे ही समझे जैसे आपकी फैमिली का बिजनेस है। या ऑल्दो इससे थोड़ा सा रिलेटेड है, लेकिन मैं हर पाकिस्तानी को और हर कोई हमें बाहर भी देख रहा है, तो मैं एक किताब है डेल कार्नेगी की, बड़ी छोटी सी किताब है, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग में वो से रिलेटेड है वो चीज। वो कहते हैं कि कोई भी दुनिया में मसला हो तो आप उसको 3 स्टेप में कर सकते हैं। सबसे पहले लिखें व्हाट इज द प्रॉब्लम, मसला है क्या। वो कहता है कि अब प्रॉब्लम वेल स्टेटेड अगर ठीक तरीके से आप लिख लें तो आधी तो वही सॉल्व हो जाती है। दूसरे नंबर पे आप लिखते हैं व्हाट आर ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस। आप जितने भी मुमकिन है उसके हल हो सकते हैं वो आप लिख लें। फाइंड द बेस्ट सोल्यूशन। एक एक के ऊपर, ये जैसे उमर ने बताया, डिबेट करके जो बेस्ट है सोल्यूशन उसको टिक करें एंड स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग इट। अगर इस मिसाल को हम रिवर्स इंजीनियरिंग करें इसकी, तो ये प्रॉब्लम हुई, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम उमर साहब ने की, अथॉरिटीज तक पहुंचे जो डिसीजन मेकर था, उसने कहा जी क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। इन्होंने पैसे और चीज़ें बताई कि सोल्यूशन हो सकते हैं, उसे लगा ये बेस्ट सोल्यूशन है, उसने उसको टिक किया, ही स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग इट एंड द प्रॉब्लम सॉल्व। ये आपकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स हो, आपकी बिजनेस लाइफ में प्रॉब्लम्स हो, जिंदगी के किसी मामले में हो, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक मैजिकल वे है उसे सॉल्व करने का। एंड ट्रस्ट मी इट वर्क्स लाइक एनीथिंग। मैंने खुद इसको बड़ी जगह प्रैक्टिस किया, बड़ी बड़ी मुश्किल सिचुएशंस में मैंने इसको अप्लाई किया है और हमेशा इसने काम किया है, क्योंकि ये एक बड़ा वैलिड चीज़ है। और ये जिस तरह हम सॉफ्ट स्किल्स की बात कर रहे हैं, मैंने जिस तरह बताया कि ये मलगामेट सारी जाके ईक्यू में होती हैं, तो 2 किताबें मैं आप लोगों को जरूर, छोटी छोटी किताबें हैं, बच्चों के पढ़ने वाली किताबें हैं। एक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल,
और एक हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। मास्टरपीस है डेल कार्नेगी की। दीज आर द मास्टरपीसेस। ये किताबें अगर आप पढ़ लें, ये आपकी जिंदगी बदल देगी। और यही हमारी कोशिश है कि हम आपकी जिंदगी बदलने में अपना अपना रोल अदा करें। सॉरी उमर, थोड़ा सा मैंने आपका वो दरमियान में से नहीं फ्लो जी, खराब कर ऑलवेज दिया। आपने आपने तो बिल्कुल वो उनको प्रिस्क्रिप्शन भी साथ में दे दी, और ये बुक्स मैंने पढ़ी, डेल कार्नेगी की बुक्स पढ़ी हुई हैं, दे आर वेरी इफेक्टिव। तो आपने तो बिल्कुल समराइज कर दिया। तो लास्ट पे आते हैं जी। लास्ट वाला जो हमारा जो स्किल है, सॉफ्ट स्किल है, वो है पीपल स्किल। लेकिन हम चूंकि फोकस कर रहे हैं करियर्स पे, तो पीपल स्किल की बेंचमार्क इसमें आज हम सिर्फ डिस्कस करते हैं कि मेंटरिंग एंड एम्पावरिंग अदर्स। मेंटरिंग से बड़ी बात है लोगों को एम्पावर करना। कि आप एक वही दोस्त है, लेकिन जो मेरे कोच हैं वो कहते होते हैं कि देयर शुड बी अ डिफरेंस बिटवीन पीपल्स लाइफ बिफोर दे मेट यू एंड आफ्टर दे मेट यू। यस, ठीक है, और इन ए पॉजिटिव वे। कि डेफिनेटली। कोई बंदा आपको मिला है और आपने उसकी लाइफ को कोई स्किल दे दिया है, कोई मोटिवेशन दे दिया है, कोई डायरेक्शन दे दिया है। अगर आप इसमें 15-20% भी कामयाब रहते हैं, कि आपको 100 बंदे मिले हैं, 15 बंदों की लाइफ में आपने कोई डायरेक्शन, कोई मोटिवेशन दी है, कोई कंट्रीब्यूट किया है, तो आप सक्सेसफुल हैं मेरी राय में। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा मैं आपको कहूंगा, अगर आप देखें इस बात को, तो इसकी एक्सट्रीम एग्जाम्पल क्या है? पैगंबरों ने क्या किया है, ये क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया है, कि आपके अंदर आपकी सोचों में ऐसी तब्दीली की है, बातचीत से, बिहेवियर से, और कम्युनिकेट करके अल्लाह का पैगाम, कि आपकी जिंदगियां बदल गई। है। प्लीज कैरी ऑन सर। और ये नेचुरल है। बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताया, जैसे कम्युनिकेशन कुछ लोगों में नेचुरल होती है, लेकिन यू डोंट गिव अप। इफ यू डोंट हैव इट नेचुरल, डोंट गिव अप। ठीक है, यू वर्क ऑन इट। यू आइडेंटिफाई कि ये स्किल मुझे चाहिए, ये मेरे पास नहीं है, मैं इसको कैसे हासिल करूं। बिल्कुल ठीक है, सही। इस तरह ये मेंटरिंग और ये जो एम्पावरिंग अदर्स है, ये एक स्किल है, कुछ लोगों में नेचुरल होता है। उनके अंदर एक वो, उनको उनको नींद नहीं आती जब तक वो किसी की हेल्प ना कर बैठे। बिल्कुल ठीक सही। है, उनको उनको नशा लग ये, और ये सबको लग जाता है। अगर आप में नहीं भी है ना ये स्किल, आप कोशिश करें। इससे बड़ी सेटिस्फेक्शन नहीं है लाइफ में कि आप किसी एक जीरो इंसान तो छोड़ें, जीरो की बात, जीरो मतलब एनी एनी लिविंग बीइंग, किसी जानवर की भी लाइफ में अगर आप आसानी पैदा कर सकते हैं, तो इट्स अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड ऑन यू। तो बिल्कुल सही। लेकिन अब जब कंपनी कॉर्पोरेट कल्चर में वापस आते हैं, आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कामयाब होना चाहते हैं, और अगर आप कॉर्पोरेट में नहीं भी हैं, आप वकील हैं, आप डॉक्टर हैं, अगर आप अच्छे डॉक्टर हैं, तो अगर आप अपने जैसे 10 और डॉक्टर पैदा नहीं करते, तो आप वही अच्छे जो जब मैं अंदरून शहर लाहौर में रहता था, वहाँ एक डॉक्टर रामे होता था, उसका पोता भी उधर ही उसी मोहल्ले में डॉक्टर है। ठीक है, कोई ग्रोथ वो भी नहीं। कोई ग्रोथ नहीं, और वो भी उतना ही सक्सेसफुल है जितना उसका दादा था। बाज लोग इस बात को बड़ी फख्र से बयान करते हैं कि यार हाँ 27 साल का मैं इस मेज पे बैठा हूं। यानी हाँ मेज भी नहीं बदली, कलम भी नहीं बदला, मैं भी नहीं बदला, मैं वहीं का हाँ वहीं। वो कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग हैं, वो 25 साल की उम्र में मर गए होते हैं, सिर्फ उनका जो फ्यूनरल है वो 80 साल की उम्र में होता है। यानी बिल्कुल दफनाए सही, वो 80 साल की उम्र में जाते हैं, वो वहीं बिल्कुल स्टेटिक। देखिए एक बात याद रखिए, खड़े पानी में हमेशा बदबू आती है, चलता पानी हमेशा फायदा देता है, पाक होता है, साफ होता है। तो आप अगर एक जगह स्टेगनेंट हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे अपनी जिंदगी में, रुकना तो है वो तो फिर कंक्लूड होके कब्रिस्तान में रुके हैं। एब्सोल्युटली। जब तक सांस चल रही है, तब तक आपको चलते रहना चाहिए। जी सर। एब्सोल्युटली। और जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, उसमें दे आर लुकिंग फॉर पीपल। जब आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, आप देखेंगे 5-10 बंदे इकट्ठे ज्वाइन करते हैं यूजुअली। दे ट्राई टू हायर पीपल इन बंचेस। और उसमें अगर आप दूसरों के काम आने की कोशिश कर रहे हैं, आपने अपना काम खत्म किया और आप निकल गए। ठीक है, सुबह आए, काम किया, खत्म किया, you're gonna be an SME. It's not bad thing to be an SME, but still being an SME, there are many people who try to help each other. तो वो जो लोग जिनमें टेंडेंसी टू मेंटर एंड हेल्प ईच अदर्स टू क्रिएट मोर ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी, इसको हमारी कंपनी में ये कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी। ये जो बड़ी कंपनियों में ये भी एक कल्चर है कि उसमें एक्रोनिम बड़े इस्तेमाल करते हैं। तो ये जैसे ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी का मतलब ये है कि अपने जैसे और बंदे पैदा करना। वही ओसी, लीडरशिप। हाँ लीडर ओसी कहते प्रोड्यूसेस हैं मोर लीडर्स। ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, ये लीडर जो है ना, उसकी जॉब ही यही है कि वो अपने जैसे और लीडर और अपने से बेहतर और लीडर पैदा करता है।
और मेरी प्राइड ये है कि जब मैंने कैलिफोर्निया में जॉब की तो मेरे अंदर बेशुमार यंग लड़के लड़कियां जो कि कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटियों से, यूएस की यूनिवर्सिटी से निकले, और आज वो लोग जॉब्स कर रहे हैं एज ए मैनेजर। ठीक है, और बल्कि मैं अभी भी उनको कॉल करता हूँ, वो मुझे कॉल करते हैं कि जी आप हमें बताएं, अब हमने मैं कहा भाई अब तुम उस लेवल पे पहुंचने वाले हो कि कुछ सालों में मैं आपके अंडर काम कर रहा हूँ। सही। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये होता है, इट्स नॉट अ बिग डील। तो और ये एक प्राइड की बात है कि मैंने ऐसे लोगों को सुपरवाइज किया और आइडेंटिफाई ट्रेन किया और किया। कोच किया। हाँ, कोच किया। तो ये बड़ा जरूरी होता है। और फिर कोचिंग में मेंटरिंग होती क्या है, कुछ लोग समझते हैं मेंटरिंग जो है वो सिर्फ जॉब की मेंटरिंग भी है। करियर सिलेक्शन, भाई तुम्हें ये जॉब्स करनी चाहिए, फीडबैक देनी चाहिए। ठीक है, क्रिटिकल फीडबैक। हमारे पाकिस्तान, इंडिया और जो बांग्लादेश का कल्चर है, उसमें जो एक चीज मिसिंग है, हम फीडबैक लेते नहीं। हाँ। ठीक है, दूसरी बात प्रॉब्लम है कि हम बहुत ज्यादा फीडबैक देते हैं। हम्म। एवरीबॉडी हैज एन ओपिनियन और वो पब्लिकली दे रहा होता है, फीड दैट्स नॉट फीडबैक, वो बल्कि नेगेटिव दे रहा होता है। मेरा ये तरीका कार जो मैंने सीखा है कि इफ यू वांट टू गिव पॉजिटिव फीडबैक, गिव इट पब्लिकली। इफ यू हैव ए नेगेटिव फीडबैक, गिव इट पर्सनली, वन टू वन। इसको अगेन मैं अगर रिलीजन से रिलेट करूं तो वो भी है कि जो तुम्हारा दोस्त है वो पब्लिक में तुम्हारी तारीफ करेगा और तन्हाई में तुम पे तनकीद करेगा। अगर उसने पब्लिकली तुम पे तनकीद करनी शुरू कर दी तो वो फिर तुम्हारा दोस्त नहीं है। दोस्त की पहचान ही ये है। और इसकी मैं वेरी गुड, वेरी गुड। और इसकी मैं अगर एग्जांपल दूं कि अगर आप करियर में स्टार्ट में हैं, मिडल में हैं, लेट करियर में हैं, और अगर आप ये स्किल पे काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये है कि आप अपने इर्द गिर्द बंदा ढूंढें कि जनाब को बंदा मुझे फीडबैक दे। ठीक है, आप आप अपने से 2 स्टेप ऊपर जाएं। अपने पीयर्स में से फीडबैक लेना कोई अच्छी आदत नहीं है। 2 स्टेप ऊपर जाएं और उसे कहें कि मुझे आपके 10 मिनट चाहिए, मैं आपको अपना करियर, सबसे पहले आप अपना करियर बताएं। 10 मिनट लगाएंगे, फिर मैं आपको 5 मिनट में अपना करियर बताऊं, मुझे सिर्फ कुछ गाइड करना। मुझे आपसे जॉब नहीं चाहिए, मुझे आपसे कुछ और नहीं चाहिए। ठीक है, एवरीबॉडी, मेरा ये एक्सपीरियंस है कि एवरीबॉडी वांट्स टू डू दैट। स्पेशली जितना सीनियर लोग पे जाएंगे उतने ही आपको झुके हुए दरख्त मिलेंगे जो कि आपके साथ ये कन्वर्सेशन करने को रेडी होंगे, आप किसी भी यहाँ फील्ड में चले जाएं। यहाँ उमर मैं एक वाक्य कोट करूंगा। आप ही के अमेरिका का वाक्य है, स्टीव जॉब्स का वाक्य है। और मेरी एक वीडियो भी बनी हुई है इस पे कि स्टीव जॉब्स को सारी जिंदगी किस कॉल का इंतजार रहा जो उसे किसी ने नहीं की। जब वो यंग था तो उसको कुछ अपनी जो भी वो बना रहा था चीज, उसमें एचपी से कुछ चाहिए था, चीज चाहिए थी, कोई आईसी वगैरह चाहिए थे समथिंग। तो उसने उस वक्त टेलीफोन लाइनें ही होती थी। उसने किसी तरह उसका जो हेड था ना उसको फोन कर दिया और उसको कहा जी आई एम सो एंड सो, आई नीड दिस। उसने कहा ठीक है तुम्हें चीज मिल जाएगी लेकिन उसके बदले तुम्हें इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। तो वो उसको चीजें मिल गई जो आगे उसकी जिंदगी में रोल अदा किया, वाकया खत्म हो गया। वो कहता सारी जिंदगी मैं इंतजार करता रहा कि कोई मुझे कॉल करे तो मैं उस फेवर को रिटर्न करूं। तो यू कैन ओनली गेट इफ यू आस्क, लर्न टू आस्क। आप कहीं बैठे हैं, आपका कॉफी पीने को दिल कर रहा है, आप पूछ तो लें रिसेप्शन पे जाके, हो सकता है आपके पीछे ही कॉफी मशीन पड़ी हो। But you will only get if you ask. If you will not ask, you will never get it. जो बेस्ट वे होती है किसी भी चीज को हासिल ना करने की कि आप पूछे ही ना। बिल्कुल तो सही। ये मेंटोरशिप में भी अप्लाई होती है कि आप, हर जो तरक्की वाला बंदा होता है ना वो बेकरार होता है। अगर आप वो पढ़े ना रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन, वो कहता है ओल्ड टंग लाइक टू वैग व्हेन यूथ अप्रोचेस इट। या बट अनफॉर्चुनेटली यूथ कहता है जी सानू तो पता है। वो है जी बस ये, आउटडेटेड ने जी, उमर साहब आउटडेटेड हो गए ने, फायर्ड कार्ट्रेज है जी, चले आ कारतूस हाँ, हाँ जी, से। जबकि ऐसा होता नहीं है। आपको मैं एक बात बता रहा हूँ कि तजर्बे का कोई नेमुल बदल नहीं होता। अगर उस बंदे में जरा भी एवरेज आईक्यू भी है ना उस बंदे का, तो वो तजर्बाकार आदमी, वो जैसे उमर साहब अपने वो गैजेट्स प्लान कर रहे थे तो वो टक 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 करता, उसने कहा जी ऐसे तो करता पर हाँ जी, ये जो है उतने खाली है। सो हाँ वो जी, तजर्बे से ये चीजें आती हैं। तो या आप तजर्बाकार लोगों को पूछेंगे, उनकी सुनेंगे, तब आपको ये आएगा। जैसे एक अफ्रीकन प्रोवर्ब भी है कि 80 साल का जब बंदा मरता है एक लाइब्रेरी जल जाती है, वो उसको बिल्कुल सही। एक लाइब्रेरी कंसिडर करते हैं। तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप उससे ले लें। ये हम क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम में से किसी को नहीं पता कि हम वी ऑल विल एंड अप डस्ट इन डस्ट, हम कब तक जिंदा हैं और कब तक
लेकिन ये हमारी बातें रह जाएंगी। जो दे गए वो ले गए, जो जोड़ गए वो छोड़ गए, छोड़ गए, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। जिसने बांटा नहीं, जिसने, अल्लाह की सुन्नत है बांटना, जिसने बांटा नहीं वो जाया कर गया। उसका इल्म, उसकी नॉलेज, उसकी जो भी अल्लाह ने उसको, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको अता किया था, वो अपने साथ कब्र में ले गया। तो यू शुड डाई एम्प्टी। अगर आप में अपनी जायदादें बांटने का हौसला नहीं है तो कम से कम अपनी नॉलेज तो बांट दें, वो तो लोगों को फायदा दें। आप मर जाएंगे तो वो खत्म हो जाएगी। तो मुझे खुशी इस बात में है, ये सारा ये जो पीछे इंस्टीट्यूट का लगा हुआ है ना ये लोगो, ये मुझे बाई फोर्स मेरे बेटे ने ये काम करवाया है कि आपके पास जो कुछ दादा से आपने, आप क्या उदास बैठे रहते हैं। मैं अपने वालिद की डेथ के बाद आई वॉज वेरी मच वरिड। उन्होंने कहा आप वो सब कुछ लोगों को दें, पास ऑन करें आने वाली जनरेशन्स को, ताकि लोगों को फायदा हो इससे। और यकीन ब्यूटीफुल। माने कि मुझे इतनी खुशी मिली है उससे, इतना पॉजिटिविटी मेरे अंदर आई है कि मैं उसका मैं कोई हिसाब नहीं लगा सकता कि मेरी अपनी ज़िंदगी बदली है लोगों की ज़िंदगियां बदलने की कोशिश में। तो जब आप कोई भी नोबल कॉज ज्वाइन करते हैं, उमर साहब की तरफ मैं दोबारा आता हूँ। ये आज हमारा, मैं एक फेवरेट शेर है, मैं बार बार हमेशा पढ़ता हूँ, जब इस्लाम अमजद का शेर है कि वो जो गीत तुमने सुना नहीं मेरी उम्र भर का रियाज था। वो जो क्या गीत बात। तुमने सुना नहीं मेरी उम्र भर का रियाज था, मेरे दर्द की थी वो दास्तां जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। तो वाह वाह। जितनी भी हमारी ऑडियंस है, जितनी भी ऑडियंस है, उसको हम ये बता रहे हैं कि उमर ने, जवाद ने, जो अपनी जिंदगी गुजार कर इस लेवल तक पहुंचे हैं, जहां जहां से हम स्लिप हुए हैं। मैं आज सुबह ही उमर साहब को बता रहा था कि रमजान ट्रांसमिशन का एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करवा के आया, और उधर भी मैं ये बोल कर आया हूँ कि मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो मुझे आता है वो दुनिया के सामने मैं खोल के रिकॉर्ड करके दे जाऊं। वो आप ब्यूटीफुल। अपने लेवल पे जिसकी मदद कर सकते हैं, आप अगर यूट्यूब चैनल बना सकते हैं जरूर बनाएं। आपको कोई स्किल आती है, ये मुझे बड़ी कोफ्त होती है कि मैं कहीं पे जाके देखता हूँ ना, कोई दुकान होती है उसके ऊपर लिखा होता है फाउंडेड ये 1916 की है। तो मैं पूछता हूँ जी ये फखर है ये शर्म है कि 1916 से आप लगे हुए हैं। वो डॉक्टर साहब का जो जिक्र किया, आप अगली गली में एक दुकान नहीं बना सके, और वो जो रेसिपी है वो 1916 से एक ही फैमिली में है। तो आप मैकडोनल्ड को, पिज्जा हट को, केएफसी को, कोका कोला को, पेप्सी को, उन्हें तो कोई परेशानी नहीं है कि वो कहें हमारी कोई और दुकान नहीं। उनकी दुकान तो हर गली में है। ब्यूटीफुल। ये अप्रोच हम अपनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उमर और मैं आप लोगों को अपने अपनी दुकान फैला रहे हैं कि जाओ यार आप भी फायदा लो इससे। हमें कोई इसमें और कोई मुफाद नहीं है। जी उमर, ओवर बिल्कुल टू सर। यू अगेन सर। जी, हम बात कर रहे थे मेंटरिंग स्किल की, लेकिन हमने, आपने भी और मैंने भी, दोनों ने मेंटरिंग स्किल में पहला स्टेप हमने फोकस किया है कि नॉट हाउ टू मेंटर, हाउ टू बी मेंटर्ड, व्हिच इज मोर यस, इम्पोर्टेंट। व्हिच इज, आप पहले इस काबिल तो बने कि किसी दूसरे को मेंटर कर सके। बिल्कुल सही। क्योंकि अगर आप पहले ही वो स्टैग्नेंट लाइफ में हैं और आप वही वो रोज 9 to 5 करके आ जाते हैं और बस खत्म हो गई बात, चाहे आप बिजनेस करते हैं, दुकान चलाते हैं, जॉब करते हैं, अगर आप उसी सर्कल में फंसे हुए हैं तो आप उधर ही हैं। तो पहला स्टेप अपने आप को इम्प्रूव करने का ये है कि आप एक मेंटर ढूंढें, और एक नहीं, 5 6 10 जितने भी हों। ये मैं अपने जितने बच्चे काम करते हैं मेरे अंडर, यूनिवर्सिटियों से आते हैं, मैं उनको पहली बात यही बताता हूँ कि डोंट बी अफ्रेड। जितने ये बुढ़े लोग हैं वो अपनी स्टोरी बताने के लिए बेचैन हैं। बेचैन। यू जस्ट जस्ट हैव टू, जैसे वो आपने स्टीव जॉब्स की बात बताई, वो मैंने वो पढ़ी थी कहीं लेकिन मुझे याद नहीं रही। जी। अब आपने याद दिलाई है तो बड़ी खूबसूरत बात है कि बहुत सारे बूढ़े, जितने जीएम्स को मैंने कॉल किया है, दे लव माय कॉल। और बल्कि मुझे कहते हैं यार ये बहुत कम लोग इस तरह की हिम्मत करते हैं कि यार मुझे इस तरह के यार के। और मैं उन्हें सिर्फ ये कहता हूँ मुझे अपनी स्टोरी बताओ, मुझे इंस्पायर करो। मैं, मुझे 10 15 मिनट मैं सुनूंगा और फिर मैं आपको अपना रेज्यूमे पहले भेज देता हूँ, ये मेरा करियर है, मुझे गाइड करो कि मेरे अंदर क्या क्या करना चाहिए मुझे, और मैं ये कर रहा हूँ आज का। तो आप, जरूरी नहीं कि आप जीएम से ही बात करें, आपके मोहल्ले में, आपकी कंपनी में, आपके स्कूल में, जिस भी फील्ड में आप इंप्रूव करना चाहते हैं, आप बंदा ढूंढें। आप 5 6 बंदे, इसको कहते हैं मल्टी पॉइंट फीडबैक। आप मल्टी पॉइंट फीडबैक लें, आपको लोग बताएंगे यार ये 3 चीजें हैं जो ना आपने फोकस करनी है, ये 2 चीजें आप बहुत एक्सीलेंट कर रहे हैं, करते रहें।
ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो आप नहीं कर रहे, आपको करनी है। इस तरह की फ़ोकस फीडबैक आपको चाहिए, तो आपको मेंटर मिल जाएगा। दूसरा स्टेप होता है मेंटर के साथ अच्छा रिलेशनशिप पैदा करने का कि आप उसको बताएँ कि यार मैंने आपसे आधा घंटा लिया, बहुत शुक्रिया। आप आपको कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे फ़ायदा है। बट आई विल मेक श्योर कि दिस चेन कंटिन्यूज़। और फिर 6 महीने बाद दोबारा उसको एक ईमेल डाल दें या कॉल कर दें कि यार आपने मुझे ये 2 स्किल्स बताए थे। मैंने उन पे 100% तो नहीं कुछ काम शुरू किया, मुझे ऑलरेडी सक्सेस मिल रही है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप देखेंगे आपका एक लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप बन जाएगा उन लोगों के साथ। तो ये है कि कैसे एक मेंटर को ढूँढा जाए, कैसे मेंटर को पाया जाए और फिर मेंटर से एक रिलेशनशिप बनाया जाए। फिर अगला स्टेप वही है कि जब आप थोड़ा-सा भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो आप करें। आपको जो भी आता है, आप कुछ भी हैं, तो आप लोगों को कंट्रीब्यूट करें और उनको अपने जैसे और लोग पैदा नहीं कर पा रहे या अपने से बेहतर कोशिश तो होनी चाहिए, अपने से बेहतर लोग पैदा नहीं कर पा रहे, तो आप स्टैग्नेंट हैं। तो आप अपने से कोई यूथ को ढूँढें, उनको बताएँ कि यार तुम्हारी ये 3 चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये चीज़ तुम मिस कर रहे हो। तो और फिर उनको ये जो सॉफ्ट स्किल्स की इम्पोर्टेंस बताएँ, जो भी उनके अंदर कमियाँ खुजियाँ हैं, लेकिन पब्लिकली नहीं, ठीक है? पब्लिकली एनकरेज करें कि यार मैंने हमेशा यही देखा है कि मैं जब भी यूथ को या किसी भी नॉन यूथ को भी आप पब्लिकली किसी बंदे की ऑनेस्ट ये नहीं कि फ्लैटर नहीं करना किसी को ऑनेस्ट एंड जेन्युइन आप उसके किसी एक स्पेसिफिक स्किल की कहें यार कि यार मैंने ये देखा है तुम्हें और बड़ा इम्प्रेस किया ये भी कासिम अली शाह साहब ने ये देखे ना वो बड़े आदमी है वो इसी बात को वो बता रहे थे कि मैं किसी के घर एसपी के घर चाय पीने गया तो उसका चाय वाला आया मैंने कहा यार चाय तो मैंने बहुत पी है लेकिन ये चाय मैंने कभी नहीं पी और चाय वाले को बुला के उसके मुंह पे कहा तो ये होता है कि दूसरों की लाइफ को देना आपने पैसा ही देना नहीं आपने उसका दिन बना दिया ठीक है वो एसपी साहब कहते हो यार ना चौड़ ना कर यार ये तो चौड़ हो जाएगा उन्होंने कहा नहीं यार ये फीडबैक देनी बड़ी जरूरी है इनकरेज करना चाहिए कि यार चाय तो सारे ही बनाते हैं मेरे घर में भी चाय बना रहा है लेकिन ये बंदे ने तो चाय बनाई है ना ये मैंने नहीं पी इज्जत देनी दूसरे। इज्जत देनी तो आप देखेंगे कि आपके एज ए लीडर आपके अंदर आपके इर्द गिर्द लोगों का जमघटा लग जाएगा आपके बहुत सारे लोगों के साथ रिलेशनशिप पैदा हो जाएंगे अब मैं ये कैलिफोर्निया में 13 साल रह के आया हूँ इधर ह्यूस्टन में अब मैं किसी को नहीं जानता था अब 2 साल में हालांकि कोविड है लेकिन 2 साल में मैं मेरा ख्याल है कि और नहीं तो 25-30 लोग जो है ना मेरे जानने वाले बन गए यही स्किल है कि आप और मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि फ्लैटरिंग नहीं करना चाहिए किसी बंदे में वो क्वालिटी है ही नहीं सिर्फ आप दोस्ती करने के लिए तारीफ करें ये रॉन्ग है अगर आप ये करेंगे तो आप चापलूस और इस तरह के बंदे तो बन सकते हैं एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते आप ऑनेस्टली किसी बंदे की अच्छी बात को ऑब्जर्व करें और उसे कहें यार ये बात मुझे पसंद आई ठीक है जब आपका ट्रस्ट लेवल बन जाए कि वो बंदा आपकी बात सुनने लग गया फिर आप उसे को कहेंगे यार कि यार इसके साथ ये बात भी अगर तुम करो तो वो ज्यादा अच्छी बात है तो ये मेरा ख्याल है मेंटरिंग को हम रैप अप करते हैं कि मेंटरिंग के 3 पार्ट हमने डिस्कस किए एक तो पहले खुद कैसे मेंटर होना है जो कि मेरी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है अगर आप समझते हैं कि आप पहुंच गए हैं आप एंड हो गया तो एंड हो गया है अगर आप बिल्कुल समझते हैं कि सही। ये लाइफ अगर आप समझते हैं ये लाइफ लॉन्ग जर्नी है तो ये कभी खत्म नहीं होता ठीक है मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो मुझे इंस्पायर करते हैं कि वो रिटायर भी हो गए हैं बट देर ऑलवेज आस्किंग फॉर फीडबैक उमर यार बताना ये कैसे किया मैंने उमर यार ये मैंने गलती तो नहीं कर दी उमर मैंने ओवरड्यू तो नहीं कर दिया तो दे आर ऑलवेज आस्किंग फॉर फीडबैक जो अच्छा लीडर होता है जो अच्छा लीडर हम वैसे एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं कि लीडर का मतलब मैनेजर नहीं होता हाँ जी। लीडर इज लीडर इज ए पर्सन हु इज अबव द एशलॉन ऑफ नॉर्मल इंस्पायर करे आपको, जैसे नेल्सन मंडेला को हम कहें वो लीडर था सही मायनों में। उस बंदे की लीडरशिप एबिलिटीज जो है ना गैर मामूली थी। तो ले जी रैप अप इसका यही है कि हमने कहा जी सॉफ्ट स्किल्स बहुत जरूरी हैं और ये कहीं नहीं पढ़ाए जाते ये बिल्कुल सही। ये इनको ढूंढना इसको डेवलप करना आपकी जिम्मेदारी है बहुत सारे स्किल्स हो सकते हैं और ये बात एस्टेब्लिश हो चुकी है ये मैं नहीं कह रहा ये 2-4 बंदे नहीं कह रहे रिसर्च से एस्टेब्लिश हो चुकी है बड़ी कंपनी जैसे गूगल है वो तो अब कह रहे हैं जी हम हाई स्कूल के बच्चों को हायर कर लेंगे क्योंकि जब तक वो स्किल लेके आते हैं कि जी हमने ये फलान लैंग्वेज सीख लिया उतनी देर में वो लैंग्वेज ही ऑब्सोलेट हो गई होती है ऑब्सलेट हो सॉफ्टवेयर जाती है। तो वो जो 4 साल की सॉफ्टवेयर डिग्री है वो कह रहे हैं जी इसका कोई फायदा नहीं है हमें जो स्किल्स चाहिए सॉफ्ट स्किल्स चाहिए जो क्विक लर्नर हो प्रॉब्लम सॉल्वर हो पीपल पर्सन हो
बाकी जो लैंग्वेज है वो तो 6 महीने में भी सीख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जी डिस्कस 2 बातें मैं और ऐड करना चाहूँगा। एक जो जैसे मेंटोरशिप के लिए इन्होंने कहा और ज़िंदगी में तरक्की करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एरिस्टोटल को एक बार किसी ने पूछा कि जी किसी बंदे का ज़िक्र किया अहद के उस ज़माने में कि ये आदमी कहता है कि मुझे हर चीज़ का पता है। तो उसने कहा कि फूल्स नो एवरीथिंग। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है कि फूल्स नो एवरीथिंग। और एरिस्टोटल से किसी जगह और कहीं पे उसके इल्म और जहानत का उन्होंने बात उठाई तो उसने एक बड़ी खूबसूरत स्टेटमेंट दी। द मोर आई ट्राई टू नो अबाउट थिंग्स द मोर आई नो दैट आई नो नथिंग। मैं ब्यूटीफुल। जितना किसी फील्ड के बारे में जानने, मैं अगर स्टॉक मार्केट कह देता हूँ, जितना मैं उसको सीखने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ, उतना ही मुझे अपनी ला इल्मी का एहसास होता है नेक्स्ट लेवल पे जब मैं जाता हूँ। यार मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। तो याद रखें कि सीखने का अमल कब्र तक जारी रहता है और रहना चाहिए। और चाहिए। अगर सीखने का अमल खत्म हो जाए तो फिर वो 10-22 साल तो जनाब एक कलम है, एक कागज है, ऐसे ही बैठे हैं, ऐसे ही मरना है। तो वो एक्चुअली आपकी बायोलॉजिकल डेथ सिर्फ 80 साल पे होती है या 70, या जो भी अल्लाह ने आपको जिंदगी दी है। आपकी डेथ एक्चुअली 25-30 साल की उम्र में जब आप जाके उसी पर फिक्स हो जाते हैं नट बोल्ट के साथ, तो वो हो गई होती है। तो ये सीखने का अमल जारी रहेगा और सिखाने से भी आप सीखते हैं। ये भी मैं एक ब्यूटीफुल। आपको बड़ी एक पते की बात बताऊं। जितना आप सिखाने की कोशिश करेंगे उतना आप खुद ज्यादा सीखेंगे, क्योंकि आपसे आपको कोई शागिर्द है, कोई मेंटी है, वो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, आपको कई बार नहीं आते, आप कहते हैं अच्छा चलो मैं नेक्स्ट सिटिंग में इसको क्लियर कर, फिर आप जाएंगे अपनी बुक्स खोलेंगे, अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस खोलेंगे, एंड देन यू गो बैक एंड व्हेन यू टीच हिम, इनफैक्ट यू आर लर्निंग। लर्निंग इज अ टीचिंग इज अ टू वे प्रोसेस। हम पढ़ा, आप देखिए कभी बच्चे की मूवमेंट देखें, आप बच्चे को प्यार करते हैं ना न्यू बॉर्न को, उससे हम क्या कुछ सीखते हैं। बच्चा हमें बड़ा कुछ सिखाता है। ब्यूटीफुल। तो बड़ा हम सीखने वाले होने चाहिए। जी उमर, ओवर टू यू जी। नहीं सर, मेरा ख्याल है आप रैप अप करें, मैं तो बिल्कुल ठीक। डिस्कस कर दिया। प्लीज गो अहेड। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो उमर साहब का कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक टाइम, एक चीज़ की कदर हमें करनी चाहिए, हमारे दोस्तों को कदर करनी चाहिए कि आप ज़िंदगी में सब चीज़ें बढ़ा घटा सकते हैं मगर टाइम आप नहीं बढ़ा घटा सकते। तो उमर साहब की सबसे बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने अपना टाइम हमें दिया। जो जो बंदा वीडियो ये देखे वो हम लोगों के लिए दुआ करे, अपने लिए दुआ करे, पाकिस्तान के लिए दुआ करे और इंसानियत के लिए दुआ करे कि पूरी इंसानियत जो है वो तरक्की करे। जैसे उन्होंने कहा कि इंडिया से भी लोग यही सेम लैंग्वेज समझ लेते हैं, बंगाली भाई भी ये बात समझ लेते हैं, तो उन सब के लिए भी है जिस जिसको भी फ़ायदा पहुँचे। अगर हमसे कोई गलती गुस्ताखी हो गई है तो हम माजरत चाहते हैं। ऑब्जेक्टिव हमारा सिर्फ एक है और वो ये है कि इंसानों की ज़िंदगियों को हम पॉजिटिवली बदलें। अपने तजर्बात आप लोगों के साथ शेयर करें, कोशिश करेंगे फिर उमर साहब से टाइम लें। अगली इनसे एक बैलेंस शीट भी रहती है डिस्कस करने वाली कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी की बैलेंस शीट है, क्या खोया क्या पाया ये इस सफ़र में। और इंशाल्लाह ये खूबसूरत गुफ्तगू जारी रहेगी। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।